डिस्कस करेंगे स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 MLIS के फर्स्ट पेपर की। ये यूनिट नंबर 4 है जिसका टाइटल है नॉलेज डेफिनेशन टाइप्स नेचर प्रॉपर्टी एंड स्कोप। मीन्स आप इस क्लास में समझ पाएंगे कि व्हाट इज नॉलेज, मीन्स ज्ञान क्या है और ज्ञान से जुड़ी अन्य अवधारणाएं, जैसा कि आपकी इस यूनिट में दिया गया है। इसकी डेफिनेशंस हम समझेंगे, इसका नेचर और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे और नॉलेज के टाइप्स हम देखेंगे कि ज्ञान किस किस प्रकार का होता है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्ञान किस प्रकार का रहेगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज कैसे बनता है, क्योंकि देखिए नॉलेज कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं है, ये इन्फिनिट है। ज्ञान का कोई भी अंत नहीं है, आप चाहे जितना उतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मीन्स ज्ञान असीमित है। और जहाँ तक बात है ज्ञान मीन्स नॉलेज क्या होती है, वास्तव में ये तथ्य और सिद्धांतों की जानकारी होती है। और ये किससे प्राप्त होती है स्टूडेंट, ये लगातार या तो स्टडी करने से, रिसर्च करने से प्राप्त होती है या फिर आपके अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी एक क्षेत्र में कुछ वर्षों से कार्य कर रहा हूं तो मुझे उस क्षेत्र की नॉलेज हो जाएगी, उस क्षेत्र का अनुभव हो जाएगा। और उसके बाद इस ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है और ज्ञान की फॉर्मेशंस क्या रहेंगी। जैसे फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, रंगानाथन ने भी मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज मीन्स किस किस तरीके से जो है ज्ञान बनता है उसके बारे में बताया है और उसी को आगे बढ़ाया है नील मेगनन एक्सटेंशन। मीन्स नील मेगनन ने रंगानाथन के द्वारा जो सुजेस्ट किए गए तरीके हैं ज्ञान को बनाने के, उनको आगे बढ़ाया है। उसके बाद ओरिजिन एंड ग्रोथ पैटर्न ऑफ डिसिप्लिन पढ़ेंगे और आगे चलकर हम सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, सोशोलॉजी ऑफ साइंस, सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर, ये सब पढ़ने वाले हैं और ये आपके यूनिट का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉलेज क्या है। सबसे पहले तो देखिए ज्ञान जो है स्टूडेंट, नॉलेज जो है वो समाज का एक प्रकार से इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति शिक्षित होंगी, उन्हें नॉलेज होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज्ञान मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। पुराने समय मीन्स गुफाओं का जो हमारा जो प्राचीन काल था, उस प्राचीन काल से लेकर आधुनिक जो समय जो जिसको हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी और हम कह सकते हैं नॉलेज सोसाइटी, वहाँ तक ज्ञान एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और इस ज्ञान को समेटने में, इस ज्ञान को सुरक्षित रखने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर किसका होता है, वो होता है लाइब्रेरीज का। क्योंकि लाइब्रेरीज ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस ज्ञान को संगठित करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उनका व्यवस्थापन करते हैं और व्यक्तियों तक उसे पहुंचाते हैं। जैसे हम सिंपली आसान भाषा में कह सकते हैं नॉलेज, हम आसान भाषा में कह सकते हैं लाइब्रेरीज क्या होती हैं। लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज। मीन्स नॉलेज के जो हैं स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, उनको व्यवस्थित और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर ये लाइब्रेरीज ना हो तो ज्ञान को कहाँ समाहित किया जाएगा। मीन्स अगर हम हमारे लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में हैं तो यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे लिए लाइब्रेरीज हो जाती हैं। तो इस ज्ञान को हम लाइब्रेरी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ज्ञान को सुरक्षित रखता है, उसको स्टोर करता है और आगे आने वाली पीढ़ी तक उसे पहुंचाता है। तो यहाँ हम इस इकाई में क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, हम ज्ञान की परिभाषाएं पढ़ेंगे, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की क्या प्रकृति है, ज्ञान के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम यह भी पढ़ते हैं कि ज्ञान कैसे बनता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज कैसे होगी, जो कि मैंने बताया आपको, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कुछ तरीके बताए हैं ज्ञान को बनाने के। इसी प्रकार से हम आगे चलकर पढ़ेंगे सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसको भी समझेंगे कि सोशोलॉजी समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र क्या होता है। जहाँ तक बात है अब डेफिनेशन की, तो देखिए स्टूडेंट जैसे मैंने बताया ज्ञान की एक सार्वभौमिक सर्वमान्य एक डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान हर विषय में अलग अलग होता है। तो कुछ हम डेफिनेशंस लेंगे। जैसे यहाँ पर है आपका डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग टू द रैंडम
According to the Random House Dictionary, knowledge means information about facts, principle acquired through the study and research. Means ऐसे facts और ऐसे सिद्धांत, ऐसे principles जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें हमें अध्ययन से प्राप्त होते हैं और किससे, रिसर्च से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, कोई चीज रिसर्च से बनी और वो आपको पता चल गई तो इट मीन्स वो आपका ज्ञान है। मैं मान लीजिए किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूं और उस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए मैंने किसी चीज को बनाया, मीन्स एक प्रोडक्ट को बनाया, तो मुझे उसकी नॉलेज हो गई, मुझे उसका ज्ञान हो गया। अब ज्ञान होना सिर्फ ये नहीं कि ये चीज बनी है, वो कैसे बनी है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन कौन सी हैं और उससे रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें अभी एग्जिस्टेंस में हैं और आज से पहले मैंने जो चीज बनाई है उससे पहले इससे रिलेटेड कैसी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पड़ी हुई थी। इन सभी कॉन्सेप्ट्स और सिद्धांतों का ज्ञान होना, इनकी नॉलेज होना ही एक प्रकार से मनुष्य का ज्ञान कहलाता है। तो तथ्य और सिद्धांतों की जानकारी जो किससे प्राप्त होते हैं, स्टडी और रिसर्च से। किसी विषय की समझ और परिचय, वो क्या कहलाएगा, वो भी ज्ञान कहलाएगा। अगर एक आपको सिंपल आपको डेफिनेशन देनी है ज्ञान की, तो आप ये कह सकते हैं किसी विषय के तथ्य और सिद्धांतों की डिटेल उनका परिचय होना, उनकी समझ होना, वो ज्ञान कहलाता है। ऐसे ही आगे चलकर और डेफिनेशंस हम देखते हैं। जैसे देखने में आया है, अनुभव, देखने या सुनने से प्राप्त जानकारी, वो भी ज्ञान है। अनुभव से जो चीज आपको समझ में आई, आपने सीखी, वो भी ज्ञान है। किसी तथ्य या सत्य को स्पष्ट रूप से जान लेना, वो भी ज्ञान है। जागरूकता, अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है तो आपके अंदर एक अवेयरनेस होगी, एक जागरूकता होगी। आप ऐसी स्थिति में होंगे कि कोई चीज अगर आपके पास आपके सामने डिस्कस की जा रही है तो आप बता सकते हैं कि ये सही या गलत हो सकती है और ये चीज कहां पर अप्लाई हो सकती है और कहां से निकली है। समय के साथ इकट्ठा हुआ ज्ञान, जैसे समय के साथ इकट्ठा होता है ज्ञान, जैसे चंद्रमा के बारे में मानव का ज्ञान। भाई पहले हम जब ये रिसर्च नहीं थी, कोई व्यक्ति जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग अभी तक चांद पर नहीं गया था, तो वो एक अनटच स्टेट थी, मीन्स एक ऐसी स्थिति थी जिसको किसी ने टच नहीं किया था। परंतु नील आर्मस्ट्रॉन्ग के वहां जाने के बाद हम जैसे लोगों को पता चला कि चंद्रमा किस प्रकार से रिएक्ट करता है, चंद्रमा की रोशनी हमारे तक कैसे पहुंचती है और वो कितनी दूरी पर घूमता है और उसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है। ये सारी चीज़ों की हमें जो है समझ हो गई, मीन्स हमें ज्ञान हो गया। तो आप इसको महसूस कीजिए कि आपको चंद्रमा की स्थिति के बारे में पता है, तो वो आपकी नॉलेज है। ज्ञान से जुड़े अन्य शब्द, मीन्स हम कई बार ज्ञान से रिलेटेड या आप कहें इसके ज्ञान के, नॉलेज के सिनोनिमस क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, विजडम, इंफॉर्मेशन, जजमेंट और साइंस। देखिए जजमेंट एक इंपॉर्टेंट है। जजमेंट आप किसी भी टॉपिक पर अपनी जजमेंट तभी दे सकते हैं जब आप उसकी डिटेल स्टडी आपने की हो, मीन्स वो आपको पता हो, मीन्स उसका आपको ज्ञान हो। तो यहां आई थिंक इससे क्लियर हो गया होगा कि ज्ञान क्या है, और आसान भाषा में कहें तो ज्ञान क्या है, सूचनाओं और सिद्धांतों की समझ, सूचनाओं और सिद्धांतों की पहचान, जो कि कहां से मिलती है, वो मिलती है स्टडी से, अध्ययन से और रिसर्च से। अब डेनियल ने भी कुछ अपनी परिभाषा दी है। डेनियल बेल के अनुसार ज्ञान क्या है, ज्ञान तथ्य और विचारों का एक संगठित रूप है जिसे तर्क या फिर प्रयोग के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसे किसी माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम से दूसरों तक पहुंचाया जाता है। नॉलेज इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का ऑर्गेनाइज्ड एक सेट होता है, एंड आइडियाज और आइडियाज का, प्रिपेयर्ड थ्रू द रीजनिंग एक्सपेरिमेंट। और जो कहाँ से मिलते हैं हमें, ये ऑर्गेनाइज्ड तथ्य हमें कहाँ से मिलते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, उससे हमें मिलता है। और इस ज्ञान का अंतिम परिणाम क्या होता है, इस ज्ञान का अंतिम परिणाम तभी देखने में मिलता है जब हम इस ज्ञान को कम्युनिकेट करते हैं, किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, और उसके आचार व्यवहार प्रभाव, ये चीज देखी जाती है। तो ज्ञान दो रूपों में हो सकता है। जैसे डेनियल बेल के अनुसार ज्ञान कितने रूपों में हो सकता है, 2 रूपों में हो सकता है। एक नया
ज्ञान जो हमें कहां से प्राप्त होता है, रिसर्च करने से। अब देखिए रिसर्च क्या होती है, रिसर्च मींस रिसर्च, एक चीज को दोबारा से खोजा गया है, एक चीज पहले ही पड़ी हुई है और उसको हम दोबारा से और दूसरे एंगलों से, दूसरी स्थितियों से, दूसरी अवधारणाओं से जब उसका अवलोकन करते हैं तो हमें एक नई चीज पता चलती है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यू नॉलेज। और न्यू नॉलेज जो है हमेशा रिसर्च इन्वेंशन से ही हमें प्राप्त होती है। एक होता है पुराना ज्ञान। पुराना ज्ञान होता है कि एक बुक, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैंने एक बुक लिख दी है, वो बुक आज से 10 साल बाद देखी जाएगी तो वो बुक, वो उसमें ज्ञान तो होगा परंतु वो कैसा होगा, वो पुराना होगा। ऐसे ही अगर इसका एक एग्जाम्पल दो तो टेक्स्ट बुक्स वगैरह में ज्ञान जो है वो कैसा होता है, वो पुराना ज्ञान होता है। अब ऐसे ही डेफिनेशन दी है एल्विन टॉफलर ने। एल्विन टॉफलर क्या कहते हैं, एल्विन टॉफलर के अनुसार ज्ञान में शामिल डाटा, इंफॉर्मेशन, इमेज, वैल्यू, एटीट्यूड्स, ये चीजें होती हैं। यानी ज्ञान केवल सही जानकारी नहीं बल्कि समाज की सोच और मान्यताओं को भी शामिल करता है। अब देखिए एक ज्ञान, ज्ञान तो है, ठीक है, एक नॉलेज, नॉलेज तो है, परंतु उसका इंप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू समाज मीन्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया के कल्चर के अंदर मान्य हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी होंगी जो यूएसए और दूसरी कंट्रीज के कल्चर में मान्य नहीं होंगी। तो अकॉर्डिंग टू टॉफलर जो है वो क्या है, ज्ञान वही है जब उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो, चाहे वो सूचना के रूप में हो, चाहे वो इमेज के रूप में हो, चाहे वो वैल्यू के रूप में हो। अब इसी प्रकार से आपकी 2-4 और परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद अब हम समझते हैं ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति क्या हो सकती है, प्रकृति मीन्स जस्ट लाइक ए नेचर, ज्ञान का नेचर। जैसे भाई मेरा नेचर है, मेरा नेचर अलग होगा, मेरे को किसी चीज को अवलोकन करने की स्थिति या अवलोकन करने का तरीका अलग होगा, आपका अलग होगा, XYZ का अलग होगा, या हम ग्रुप्स में करें तो महिलाओं का अलग होगा, पुरुषों का अलग होगा और बच्चों के लिए अलग वो एंगल, वो चीजें होंगी। इसी प्रकार से ज्ञान का एक ही स्पष्ट नेचर नहीं हो सकता, इट्स डिपेंड ऑन कि ये ज्ञान किस सब्जेक्ट का है, किस विषय का है, उस विषय के अनुसार उसका नेचर निर्धारित किया जा सकता है। तो ज्ञान का मतलब है व्यवस्थित और समझ में आने वाली जानकारी। ज्ञान नेचुरल सी बात है, समझ में आने वाली और व्यवस्थित जानकारी, यह अलग अलग विषयों में बटा होता है, नेचुरल सी बात है। किसी को जो है हिस्ट्री का ज्ञान होगा, किसी को पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होगा, किसी को इकोनॉमिक्स का होगा, किसी को नेचुरल साइंस का होगा। इस प्रकार से हर विषय के अंदर इसकी अपना एक नेचर होता है। आज के समय में ज्ञान बहुत बड़ा है और जुड़ा हुआ हो गया है, एक विषय से दूसरे विषय से जुड़ा हुआ होता है। आजकल हम देखते हैं, हम जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के अंदर कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम मान लीजिए किसी दूसरे टॉपिक पर किसी पर रिसर्च कर रहे हैं तो हम उसमें हेल्प लेते हैं दूसरे किसी विषय की। जैसे मान लीजिए मैं साइंस में रिसर्च कर रहा हूं और मैं मैथमेटिक्स की जो है कुछ कैलकुलेशंस यूज कर रहा हूं, और यूज करके फिर उस विषय के अंदर मैं रिसर्च कर रहा हूं। तो इसीलिए कहा हुआ है कि ज्ञान का जो नेचर है वो आप नहीं जान सकते, ये विषय के अकॉर्डिंग अलग अलग है, और इसीलिए इसे कहा गया है कि ये जो है क्या है, बहुविषयक कहा जाता है, मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है ज्ञान का, क्योंकि एक ज्ञान दूसरे विषय के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, आज ज्ञान में सिर्फ विज्ञान और समाजशास्त्र ही शामिल नहीं है। मतलब अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान जो है सिर्फ लाइब्रेरी साइंस में नहीं है, मुझे लाइब्रेरी साइंस की नॉलेज हो गई तो यही ज्ञान नहीं है। आज ज्ञान का उपयोग जो है कहाँ कहाँ हो रहा है। आज ज्ञान में सिर्फ विज्ञान और समाजशास्त्र नहीं है बल्कि देश की नीतियाँ नॉलेज से बनाई जाती हैं, नई नई टेक्निक, संस्कृति, कल्चर, इनके अंदर अगर हम ज्ञान रूपी टेक्निक को ऐड कर दें तो नई खोज, नई चीजें शामिल हो जाती है। और इसीलिए कहा गया है, देयर इज ए ऑफन सेड दैट द नॉलेज इज अ पावर। जिस व्यक्ति को नॉलेज होगी वो पावर होगा, या जिस देश में अच्छे शिक्षित व्यक्ति होंगे, नॉलेजेबल पर्सन्स होंगे, उस देश की स्थिति ही अलग होगी। आप कंपैरिजन कीजिए, हम हैं विकासशील देश में और अमेरिका है विकसित देश। वहाँ का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, वहाँ के जो लोग हैं हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं। ये अलग हो सकता है कि कुछ विषय में हम लोग कैपेबल हैं, परंतु ओवरऑल अगर मान लीजिए वर्ल्ड के पैमाने पर देखा जाए तो अमेरिका हमसे आगे है, पॉलिटिकली कहें या इकोनॉमिकली कहें वो हमसे आगे है।
अब देखिए ज्ञान का उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ज्ञान को जब तक आप उपयोग नहीं करोगे, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगे, तो वो ज्ञान मान्य नहीं होगा। ज्ञान तभी काम करता है, ज्ञान तभी काम का है जब उसका सही उपयोग हो। आपको नॉलेज तो है, एक प्रोफेसर है, देखो मैं आपको बताता हूं, दो व्यक्तियों का एग्जाम्पल देता हूं। एक प्रोफेसर है जिसे बहुत अच्छा ज्ञान है अपने विषय का, परंतु वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहा, तो आई डोंट थिंक ही इज अ बेस्ट पर्सन। मैं नहीं सोचता कि वो बेस्ट पर्सन है। परंतु एक व्यक्ति है जिसने मास्टर्स किया हुआ है और उसे अपने विषय की समझ है, और जितनी उसको समझ है उस सारी की सारी समझ को वो इम्प्लीमेंट कर देता है, मीन्स समाज तक पहुंचा देता है और समाज के काम आ जाता है वो ज्ञान, तो आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन, नॉट अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो ज्ञान को का यूटिलाइजेशन क्या है? ज्ञान तभी मान्य है जब वो उपयोग हो सके। ज्ञान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अब कोई कहे कि भाई ज्ञान की विशेषता बताओ, सबसे पहली तो है ज्ञान असीमित है, कोई कितना भी ले लो। ये तो सागर से आप कहो कि सागर में कितना पानी है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ज्ञान को कभी भी नहीं, क्योंकि किस क्षेत्र में कितनी ही रिसर्च कर लो, हर बार एक नई चीज निकलकर सामने आएगी। ज्ञान बदलता रहता है, ज्ञान हमेशा नया रहता है और समय के साथ बदलता है। आज मैं आपको ये सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, मुझे तथ्यों की और इनकी नॉलेज है, परंतु हो सकता है आने वाले 5-10 साल में आपका सिलेबस चेंज हो जाए तो वो नया ज्ञान आ जाएगा। तो मीन्स समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे ज्ञान भी बदलता है। कोई अंतिम ज्ञान नहीं होता, हर विषय में नई नई बातें जुड़ी रहती हैं, इसलिए अंतिम सत्य नहीं होता है। ज्ञान खत्म हो सकता है अगर ज्ञान को लिखा नहीं जाए। जैसे कि हमने प्राचीन काल में सुना था कि एक नालंदा के अंदर एक नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ वो ज्ञान का भंडार था, वहाँ व्यक्ति विशेष जो है बहुत पढ़े लिखे थे और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग था, गुरुकुल टाइप चलता था। परंतु ऐसे गणमान्य बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं जो बहुत नॉलेजेबल थे, परंतु उन्होंने अपने ज्ञान को कहीं नहीं रखा, या फिर जिस उसमें रखा था वो चीज़ खत्म हो गई। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई, तक्षशिला वगैरह ये समाप्त हो गई, तो वो ज्ञान हम तक नहीं आया, हम तक नहीं पहुंचा। तो ज्ञान खत्म हो सकता है कब? जब वो पर्सनल ज्ञान होगा। मीन्स मुझे मेरी नॉलेज है और मैं अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, कोई बुक नहीं पब्लिश करता, या कोई चीज़ें मैं आप लोगों तक नहीं पहचानता, तो कुछ समय के बाद, एक समय के बाद मेरा अंत होगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो मेरे साथ ही मेरा ज्ञान चला जाएगा। तो ज्ञान जो है वो खत्म हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि सार्वभौमिक सत्य है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको शिक्षित कर रहा हूं, आप किसी और को शिक्षित करेंगे, या जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे वहां से आपने मुझसे कुछ अगर ग्रहण किया है तो उसको आगे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इसी प्रकार से ये एक नेटवर्क चलता है। मैंने आपको शिक्षित किया, आपने आगे 4 व्यक्तियों को शिक्षित किया, 4 ने फिर 8 को शिक्षित किया, तो इस प्रकार ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ये एक सार्वभौमिक सत्य है। ज्ञान पुराना हो जाता है, समय के साथ ज्ञान बेकार हो सकता है। भाई पुरानी टेक्नोलॉजी आई, पहले फ्लॉपी थी, फ्लॉपी आज के तो स्टूडेंट्स कहीं जान भी नहीं पाएंगे कि फ्लॉपी क्या होती थी। वो जैसे आज हम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसे ही एक फ्लॉपी होती थी, आज किसी भी कंप्यूटर में नहीं है वो। तो क्या था, वो उस समय की डिमांड थी, उस समय पर वो रिसर्च के द्वारा वो बनी थी। आज देखिए पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क और SSDs बन गई हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान जो है वो खत्म भी हो सकता है। उसके बाद ज्ञान प्रकार और क्षेत्र, मतलब ज्ञान के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार का ज्ञान हो सकता है। आपकी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्ञान 3 प्रकार का दिया गया है। पर्सनल पब्लिक नॉलेज, सेकंड टैसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, और 3 वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इन तीनों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और मेरी इन क्लासेस को अगर आप देख मात्र भी लेंगे तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी स्टूडेंट्स होगी। और आपको मैं सुजेस्ट करूंगा आप पेन कॉपी साथ लेकर बैठें, और इम्पोर्टेंट जो ये यूनिट्स आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करें और समझें इन यूनिट्स को। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल, व्यक्तिगत ज्ञान। इसमें देखिए 2 तरह का ज्ञान दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपका पर्सनल एंड पब्लिक। अब पर्सनल को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल और प्राइवेट।
पर्सनल और प्राइवेट मतलब मेरे तक सीमित। दिस इज ए इंडिविजुअल नॉलेज। जैसे मुझे एक व्यक्ति को नॉलेज है, मुझे नॉलेज है, तो वो ज्ञान कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा पर्सनल नॉलेज ऑफ पर्सन। इट बिकम्स अवेलेबल टू अदर्स ओनली व्हेन द पर्सन कम्युनिकेट। जब मैं आप लोगों तक बांटूंगा तभी वो ज्ञान आप तक पहुंच पाएगा। एक होती है आपकी सामाजिक या कहें सार्वजनिक ज्ञान। सार्वजनिक ज्ञान वह ज्ञान है जो समाज द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त किया जाता है और समाज के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई खोज की जाती है, वो पूरे समाज के लिए की जाती है, ठीक है, तो वो ज्ञान कैसा रहेगा, वो समूह के लिए रहेगा। अब हमारा जो प्राचीन काल से जो आधुनिक काल तक हम लोग आए हैं, तो उसमें बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारा नया ज्ञान बना है। जैसे एक समूह ने पहिए का आविष्कार किया, ठीक है, तो वो पहिया किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, उसका उपयोग सभी ने किया। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कोई एक ऐसी खोज होती है नेशनल लेवल पर, जैसे अभी हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कोरोना की कोई एक दवाई बनाई गई थी, आज से 4-5 साल पहले कोरोना हुआ था। कोरोना की जो है उसके लिए जो ड्रग्स जो बनाई गई थी, वो सामाजिक तौर पर सभी व्यक्ति उसका जो है बेनिफिट, वो किसी एक पर्सनल व्यक्ति तक नहीं रही, तो सामूहिक रूप से बनी और सामूहिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुई। पुस्तकालय और सूचना केंद्र इस प्रकार के ज्ञान को समाज तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए जितनी भी आपकी जो नॉलेज होगी, जो सोशल लेवल पर नॉलेज बनती है, वो नॉलेज जो है कहाँ स्टोर करके रखी जाती है, वो लाइब्रेरीज में। और लाइब्रेरीज को तो कहा ही जाता है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। अब लाइब्रेरी के अंदर जो ये ज्ञान बनता है, उस ज्ञान को बुक्स के रूप में, जर्नल्स के रूप में, मैगजीन्स के रूप में या अन्य प्रकार के स्रोतों के रूप में संभाल कर रखा जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है और समय आने पर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, उन तक उसको पहुंचाया भी जाता है। ये अलग बात है कि उस ज्ञान को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, उस ज्ञान को हम जो है कम्युनिकेट करने के लिए, इशू करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ये एक अलग बात है। उसके बाद देखिए, हालांकि ये दोनों ही क्या कहा है, हालांकि ये दोनों ही प्रकार के ज्ञान पूरी तरह से अलग नहीं है। सार्वजनिक ज्ञान व्यक्तिगत ज्ञान का स्रोत है, सामूहिक ज्ञान जो है व्यक्तिगत ज्ञान का स्रोत है। समाज के अंदर एक रिसर्च हो गई, अब उस रिसर्च का ग्रहण करने के बाद मैं कितना ही नॉलेजेबल बन सकता हूँ, उस ज्ञान के अंदर और चीज़ें जो है मैं समझ के जो है अपनी पर्सनल नॉलेज जो है वो बढ़ा सकता हूँ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिमन ने सार्वजनिक ज्ञान के संगठन के 3 प्रमुख रूप बताए हैं। मीन्स जो ये सामाजिक तौर पर जो ज्ञान उपलब्ध है, इसको हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, या इसे हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइज और उसका संगठन कर सकते हैं। जैसे सर्जन द्वारा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बाय द क्रिएशन, जब वैज्ञानिक या शोधकर्ता प्रयोगों और अनुसंधान के माध्यम से नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं और उसे प्रकाशित करते हैं। मीन्स ये जो प्रकाशित किया गया, तो एक प्रकार से जो सामाजिक ज्ञान है उसका व्यवस्थापन एक बुक में हो गया। उसके बाद है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, जब एक दस्तावेज दूसरे दस्तावेजों को संदर्भित करता है और विचारों का संबंध स्थापित करता है। अब कई बार क्या होता है कि मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, परंतु मेरे को जितनी नॉलेज है वो नॉलेज मुझे कहाँ से आई, मुझे कोई दूसरी बुक भी मैंने पढ़ी होगी और XYZ मटेरियल भी मैंने पढ़ा हुआ होगा, वहाँ से मेरी समझ बनी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है उसके विचारों को यहाँ पर ले लिया और उसको संदर्भित कर दिया, ठीक है। उसके बाद है ग्रंथ सूची संगठन, इस ज्ञान को हम अरेंज कर सकते हैं बिब्लियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन से। जब दस्तावेजों को बिब्लियोग्राफिक, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग, जर्नल आदि के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। यह कार्य मुख्य पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में। अब देखो बिब्लियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, हम जो है हमारे पास मैथमेटिक्स की 50 बुक्स हैं, उनकी हमने लिस्ट लगाई, उसकी लिस्ट बनाई और उसको जो है अलमीरा में अरेंज कर दिया और उस लिस्ट को हमने उस अलमीरा के बाहर पेस्ट कर दिया। तो उस बिब्लियोग्राफी से ही हमें पता चल जाएगा कि ये ज्ञान, मीन्स जो ज्ञान बुक के अंदर है वो ज्ञान आपको यहाँ मिलेगा। तो एक प्रकार से उसका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उस तक पहुँचने के लिए हम लाइब्रेरी में इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग जैसे मान लीजिए आपने एक बुक देखी होगी, अब आपको उस बुक का कोई एक चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ उस बुक का एक चैप्टर पढ़ना है, तो उसके कंटेंट बाहर दिए हुए होंगे, तो उस कंटेंट में और पेज नंबर पर देखकर आप उसके अंदर चले जाएंगे, आपका समय खराब नहीं होगा। तो ये इंडेक्सिंग, अब्स्ट्रैक्टिंग मीन्स
नॉलेज बहुतायत मात्रा में समाज के अंदर फैल रही है, आपके काम की कौन सी है? या फिर मैं ये कहूँ कि साइंस के ऊपर हजारों जर्नल पब्लिश होते हैं, परंतु आपके काम का कौन सा है? ये जानने के लिए पब्लिशर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल पब्लिश कर देते हैं। मीन्स जैसे एक ये जर्नल है, इस जर्नल के अंदर क्या क्या डिस्कशन किया गया है, ये होगा 100 पेजों में, 200 पेजों में, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है 250 वर्ड्स में दे दिया कि भाई ये अब्स्ट्रैक्ट है, इस जर्नल का अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब संक्षिप्त विवरण है, संक्षिप्त विवरण है, आप उसको पढ़कर देख सकते हैं कि इसमें मुझे ये मिलेगा और आप इसे ले लेंगे। ऐसे ही अगर सभी जर्नल्स का, सभी क्षेत्रों में जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं या जो ज्ञान पब्लिश होता है, उसका अब्स्ट्रैक्ट अगर आपको मिल जाए तो आप कितना, मतलब समय आपका बचेगा। या तो आपको उन सभी जर्नल्स से गो थ्रू होना पड़ेगा, उनसे गो थ्रू होने के लिए आपके पास बहुत सारा समय होना चाहिए, परंतु जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके पास समय की कमी होती है। इसीलिए जो पब्लिशर्स हैं वो अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स पब्लिश करते हैं कि आपको ये वाली सूचना इस XYZ जर्नल में मिलेगी या यहाँ पर मिलेगी, और इसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से जो पब्लिक नॉलेज है उसका व्यवस्थापन किया जाता है। एक होती है टेसिट और एक्सप्लिसिट ज्ञान। भाई ये कौन सा ज्ञान होता है? इसका जो विभाजन किया गया ज्ञान को 2 प्रकारों में बताया, किसने? माइकल पोलानी। एक होता है एक्सप्लिसिट ज्ञान, मतलब स्पष्ट नॉलेज, दिस टाइप ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली आइदर ओरल और रिटन फॉर्म। मतलब एक ज्ञान ऐसा होता है जिसको जो है बोल के भी बताया जा सकता है, आप जो है उसके लिए जर्नल भी पढ़ सकते हैं, बुक में भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पष्ट नॉलेज, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान। एक होता है टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज होती है एक प्रकार की पर्सनल नॉलेज। जैसे मान लीजिए मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे जो है ड्राइंग बनाना आता है, मेरे अंदर कोई एक ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स है जो मुझे ही पता है, तो दैट इज कॉल्ड टेसिट। दिस इज पर्सनल नॉलेज दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस कंप्लीटली। अब मैं ड्राइंग आप लोगों को सिखा तो सकता हूँ, परंतु कंप्लीटली मैं, मतलब जिसका इंटरेस्ट नहीं है ड्राइंग में, या मान लीजिए एक स्टूडेंट मेरे पास आया तो पहले ही दिन मैं थोड़ा उसको मतलब सारी चीज़ें बता दूंगा, कुछ चीज़ें जो है मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो एक आर्टिस्ट जो होता है उसके पास ऐसा ज्ञान होता है जिस ज्ञान को हम पर्सनल और टेसिट ज्ञान कहते हैं, जिसको एक्सप्रेस और समझाना और जिसका पिक्चराइजेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। द पर्सनल नॉलेज दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, द स्पेशल स्किल ऑफ एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एक्सप्रेस ऑफ द म्यूजिशियन। मतलब म्यूजिशियन हूं मैं, मेरे अंदर एक स्किल है, ऐसे ज्ञान को हम क्या कहेंगे? टेसिट ज्ञान कहेंगे। उसके बाद है ज्ञान की 3 दुनिया, ये तीसरे टाइप का जो ज्ञान है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज। अब इसको किसने निजात किया है या किसने डिवाइड किया इसको? फिलोसोफर कार्ल पॉपर, दार्शनिक कार्ल पॉपर्स ने ज्ञान को 3 दुनियाओं में जो है वो विभाजित किया है। एक है आपकी भौतिक संसार, मतलब एक नॉलेज होती है भौतिक संसार, जिसमें आपको ज्ञान मिलेगा, पृथ्वी, पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। मतलब प्राकृतिक चीजों के बारे में ज्ञान, प्राकृतिक चीजों के बारे में तथ्य और सिद्धांतों को समझना, वो क्या कहलाएगा? आपका वर्ल्ड नंबर 1 भौतिक संसार। सेकंड वर्ल्ड है व्यक्तिगत या मानसिक ज्ञान। यह मनुष्य के मन और अनुभवों से संबंधित ज्ञान है। मैंने कहीं जॉब की, किसी चीज़ में कार्य किया, उस क्षेत्र की मुझे नॉलेज होगी। अब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से आप मिलते होंगे, आपने देखा होगा, सुना होगा आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में, कि किसी साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट कर दिया, परंतु ये नहीं देखा, आज आपने उसका नाम सुना, परंतु उसके पीछे उसका हार्डवर्क, उसने कितना ही अनुभव प्राप्त किया होगा, कितनी ही रिसर्च की होगी। तो इस टाइप के जो ज्ञान को के वर्ल्ड को हम क्या कहेंगे? सेकंड, व्यक्तिगत या मानसिक ज्ञान। अब नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ ज्ञान, ऑब्जेक्टिव। यह वह ज्ञान है जो मानव मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न होकर भाषा, कला, विज्ञान, तकनीक के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक ज्ञान मुझे हो गया और उसको मैंने प्रकाशित कर दिया बुक की फॉर्म में, तो ये 3 तरह का जो ज्ञान है ये दिया हुआ है, ठीक है, पॉपर के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं ज्ञान का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है।
फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में मुद्रित प्रिंट और नॉन प्रिंट सामग्री के रूप में ज्ञान को व्यवस्थित किया जाता है। नेचुरल सी बात है, लाइब्रेरी इज अ स्टोर हाउस। जो लाइब्रेरी क्या करती हैं, ज्ञान का व्यवस्थापन करती हैं, उसका क्लासिफिकेशन करती हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन संभालती हैं। ठीक है, आज के समय में ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेचुरल सी बात है, जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतना ज्ञान बढ़ेगा, और आज रिसर्च हो रही है, नए नए विषय सामने आ रहे हैं, कई विषय बहुविषयक हैं, और कई ऐसे विषय हैं जो एक विषय ना होकर एक से ज़्यादा विषय हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स हो गई, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह के बहुतायत विषय हैं। तो अब जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और ये पॉलिटिकल व्यवस्थित करने के लिए, अब देखिए ये हो गया मल्टीडिसिप्लिनरी हो गए। इसीलिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के तरीके और उपकरणों को भी समय समय पर बदलना और सुधारना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए सिंपल सब्जेक्ट, आज से अगर मैं बात करूं 50-60 साल पहले की, तो सिंपल सब्जेक्ट्स होते थे। एक तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। आप ये मानकर चलें सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक, एक होता है कंपाउंड, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। अगर आपने सीसी पढ़ी होती तो उसमें ये होता, परंतु आपके सिलेबस में ना तो BLIS में थी सीसी, ना MLIS में है। बेसिक सब्जेक्ट जो कि सिंपल सब्जेक्ट, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जस्ट सिंपल, उसका और कोई अलग प्रारूप नहीं है। कंपाउंड बेसिक से थोड़ा सा मुश्किल, बेसिक कंपाउंड से थोड़ा सा मुश्किल। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैथमेटिक्स था, कैलकुलेशंस यूज्ड इन मैथमेटिक्स, तो कैलकुलेशन प्लस ये हो गया। अब एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट होता है जो समझने में मुश्किल होता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जैसे आप ये कहते हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर हमें कंफ्यूजन होती है कि इस बुक का एक्चुअल सब्जेक्ट हम क्या बनाएं। तो यही होता है कि भाई अंतर विषयिक होते हैं, कई विषय एक विषय से दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। व्यवस्थित करने के तरीके और उपकरणों को भी समय समय पर बदलना और सुधारना जरूरी होता है। अब ये लाइब्रेरी के संदर्भ में कैसे है, अगर सिंपल सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए सिंपल लाइब्रेरी साइंस की बुक आती है, मैथमेटिक्स की बुक्स आती हैं, तो हम लाइब्रेरी के अंदर उसको अरेंज कर सकते हैं टू लाइब्रेरी साइंस उसके अंदर हो गया, मैथमेटिक्स सीसी के अकॉर्डिंग बी हो गया, या फिर मैं बात करूं डीडीसी के अकॉर्डिंग तो 510 हो गया, 510 के अंदर अरेंज कर दिया। परंतु इन विषयों के अंदर ही बहुत सारे विषय हैं, तो उनकी भी तो अरेंजमेंट लाइब्रेरियन को या लाइब्रेरी में काम करने वाले व्यक्तियों को आना जरूरी है। और वो कब आ सकती है, जब उस व्यक्ति को ये पता होगा कि हर सब्जेक्ट के अंदर बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं। मीन्स इनकी ब्रांचेज, हर सब्जेक्ट की ब्रांचेज अलग अलग होंगी। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप एक विषय, अब जैसे एक है बायोफिजिक्स, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बायोफिजिक्स है, आप इस बुक को बायोलॉजी में लगाओगे या फिजिक्स में लगाओगे, जब तक लाइब्रेरियन को इन दोनों विषय का या इन दोनों मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का पता नहीं होगा, तब तक वो उसका व्यवस्थापन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत सारे विषय ऐसे मल्टीडिसिप्लिनरी होते हैं और उनके व्यवस्थापन का तरीका समय के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। आज लाइब्रेरी चाहे किसी भी तरीके से लाइब्रेरी के अंदर मटेरियल व्यवस्थित कर रही हूँ, परंतु कल को और बहुत सारे विषय आएंगे, उनको अरेंजमेंट करने के लिए लाइब्रेरियन को उन विषय के बनने, मीन्स उन विषय के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है, तभी वो अपनी सोच और समझ और किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर उनको व्यवस्थित कर पाएंगे। तो जैसे क्या है, पुस्तकालय अपनी सामग्री की जानकारी देने के लिए कई संसाधनों का उपयोग करता है। लाइब्रेरी के अंदर भाई कैटलॉग के द्वारा, ग्रंथ सूची के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा, अब्स्ट्रैक्ट के द्वारा जो है क्या करता है, सामग्री की जानकारी किसको, रिसर्च स्कॉलर्स को, यूजर्स को देने की कोशिश करता है। तो इस पैराग्राफ में मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं कि भाई जो सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो अभी तो यहाँ ये बताया है कि लाइब्रेरी के अंदर जो है प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड मटेरियल होता है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का होता है, और कई विषय ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट में भी होते हैं, दूसरे में भी मल्टीडिसिप्लिनरी होते हैं, मतलब एक ही बुक के कई कई विषय निकाले जा सकते हैं।
ठीक है, तो उसी तरीके के अनुसार लाइब्रेरियन को इनके व्यवस्थापन की टेक्निक और तरीके बदलने पड़ते हैं। आमतौर पर हम इनको व्यवस्थित किन के द्वारा करते हैं, कैटलॉगिंग के द्वारा, बिब्लियोग्राफी के द्वारा, क्लासिफिकेशन के द्वारा, इंडेक्स के द्वारा, ताकि एक यूजर बहुत कम समय में उस पुस्तक तक पहुंच जाए। तो यहां तो ये बताया हुआ है, आगे चलेंगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे सूचना को व्यवस्थित करने के तरीके मैंने बता दिया। सूचना को व्यवस्थित करने के, देखिए सूचना को व्यवस्थित, अब ये सूचना क्या है, सूचना है लाइब्रेरी में रखी हुई, ज्ञान क्या है, लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन और जितना भी रीडिंग मटेरियल या जितना भी समझने वाला मटेरियल, ऑडियो वीडियो जितना भी है, वो उनको व्यवस्थित करने और खोजने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर आपकी लाइब्रेरी में आए हुए मटेरियल को आप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट अगर उसको व्यवस्थित नहीं करोगे तो आने वाला यूजर अपने काम की पुस्तक को कैसे, मीन्स ये वैसे सिंपल वही है, एक ढेर के अंदर 50 किताबें पड़ी हैं और आपको एक किताब निकालनी है, तो कितना टाइम खराब हो जाएगा, 50 किताबों तक गो थ्रू होना पड़ेगा। परंतु अब उन 50 किताबों को हमने व्यवस्थित कर कर रखा हुआ है, क्लासीफाई कर कर रखा हुआ है। 5 किताबें मैथ की हैं, 5 हिस्ट्री की हैं, 5 पॉलिटिकल की, तो 2 सेकंड के अंदर यूजर उस किताब तक पहुंच जाएगा। और ज्ञान का व्यवस्थापन करना किसकी जिम्मेवारी है, लाइब्रेरीज की। तो क्या है कि भाई इन ज्ञान का और ये जो सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण यूज करता है लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी में किए जाते हैं। उनमें एक जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम कोई भी हो सकता है, सीसी, डीडीसी, यूडीसी, कोई भी क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हो सकती है, एलसीएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट हो सकती है, और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल थिसॉरस हो सकते हैं, अन्य टेक्निक ये यूज करते हैं। अब देखिए, इन उपकरणों को ज्ञान के विस्तार के अनुसार लगातार अद्यतन करना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए नया नया ज्ञान आएगा, तो डीडीसी का नया एडिशन आया तो नए एडिशन को लेना पड़ेगा, क्योंकि उस नए एडिशन के अंदर नए विषयों को भी व्याख्यित या उनकी व्याख्या होगी। अब क्या कहता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इन आवश्यकताओं को समझते हुए वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन विकसित किया। मतलब ये जो इतने सारे विषय अवेलेबल हैं, इनके व्यवस्थापन के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने एक पुस्तक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसी का एक पार्ट है, उसी के जैसी एक बुक और है जिसको हम सीसी किसके नाम से जानते हैं, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन। इसकी मेरे पास पड़ी होगी तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये है देखिए स्टूडेंट, ये है, इसको बोलते हैं हम कोलन क्लासिफिकेशन। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है, और ये क्लासिफिकेशन स्कीम लाइब्रेरी के अंदर बुक्स की अरेंजमेंट को करने के लिए उपयोग की जाती है, मतलब बुक्स को क्लासिफाई करने के लिए उपयोग की जाती है। ऐसे ही एक स्कीम और है, आपने BLIS में मेरी क्लासेस ली होंगी तो देखा होगा। ऐसे ही ये DDC है, DV डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, जो कि मेलविल कसूथ डीवी के द्वारा इसको बनाया गया था। इसमें भी आपकी जो है विषयों को जो है अरेंज करने की तरीके या टेक्निक दी गई हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो किताब आपकी जो आ गई, सामान्य सिद्धांत विकसित किए हैं, इसमें उन्होंने कुछ लॉज को इंक्लूड किया है, सिद्धांत प्रिंसिपल को, और पोस्टुलेशन अप्रोच को, कैनन्स को का प्रयोग किया है, ताकि ज्ञान के अतीत, वर्तमान और भविष्य को व्यवस्थित किया जा सके। मीन्स कहने का मतलब ये है कि रंगनाथन जी ने ये जो कोलन क्लासिफिकेशन बनाई है, या क्लासिफिकेशन के जो सिद्धांत दिए हैं, इसमें सारे मेंशन हैं स्टार्टिंग के पेजों में, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं उस विषय की प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मीन्स उस विषय से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट्स दी हुई हैं वो सारी की सारी, और उनका सिस्टेमेटिक नंबर इन DDC CC में दिया गया है। तो ये जो पोस्टुलेशन और ये जो कैनन है ना, ये वो तरीके और वो अवधारणाएं हैं जो किसी सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं। मीन्स मोटी सी आसान सी भाषा में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक कॉलम बना दिया मैथमेटिक्स का, ठीक है, अब मैथमेटिक्स की अलमारी बना दी, तो मैथमेटिक्स के साथ कौन कौन सी बुक्स आनी चाहिए? अगर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स और अकॉर्डिंग टू CC देखा जाए तो स्टेटिस्टिक्स की बुक मैथमेटिक्स वाले कॉलम में आएगी, कैलकुलस की उसके आगे,
ठीक है, ज्योमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसी से निकले हुए अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बताया है इन पोस्टुलेशन और इनसे कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे आएंगी। ठीक है, तो आया समझ में। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आपके नेट में भी काम आएंगी, यूजीसी नेट में भी। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक चीज और दी है, एक चीज और दी है। क्या उन्होंने विषयों के संगठन के लिए PMEST मूल श्रेणियों का भी और बेसिक फेसिट की अवधारणा को जो आज भी वर्गीकरण प्रणालियों के लिए मॉडल के रूप में उपयोग की जाती है उनका भी निर्माण किया है। अब ये PMEST क्या है और बेसिक फेसिट्स क्या है, तो देखिए PMEST होता है, PMEST, P फॉर पर्सनैलिटी, ठीक है भाई, क्लास लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, धैर्य रखो। पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस और T फॉर टाइम। तो यहां क्या कहा है कि किसी विषय के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि देखिए ये सारे सिस्टम आपको पता होंगे तभी तो आप क्लासीफाई कर पाओगे। तो रंगानाथन ने 5 फंडामेंटल कैटेगरीज दी हैं और ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज किसकी हैं, ये हैं सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट की। हर सब्जेक्ट की के लिए उन्होंने एक फार्मूला बना दिया जिसको हम PMEST के नाम से जानते हैं। कभी CC की क्लासेस लेंगे उसमें और डिटेल में पढ़ाएंगे। PMEST, ये तो ये सब्जेक्ट्स की जो है PMEST बना दी, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज बना दी। अब इनको समझोगे कैसे, वो क्या कहता है, रंगानाथन जी क्या कहते हैं, जैसे हर व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी होती है ऐसे ही हर सब्जेक्ट की अपनी पर्सनैलिटी होती है। जैसे मैं बात करूं लाइब्रेरी साइंस की, तो लाइब्रेरी साइंस की जो पर्सनैलिटी होगी, मानकर चलो कि लाइब्रेरी साइंस एक सब्जेक्ट है, उसकी पर्सनैलिटी होगी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। भाई लाइब्रेरी साइंस में क्या होंगे, लाइब्रेरी के प्रकार भी होंगे, स्कूल की लाइब्रेरी है, कॉलेज की है, मैथमेटिक्स की है। तो अगर आप मानकर चलो तो एक फार्मूला है इनका 2 की P E एक सेकंड रुको, जैसे फार्मूला है 2 की P सेमीकोलन M कोलन E डॉट S और इन्वर्टेड कोमा T, ये टाइम, ये हर कोलन के अंदर जो दिया हुआ है ना, ये आपका, ये जो आपकी कोलन है, इस कोलन के लिए अब ये जो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो है आपको कैसे समझ में आएंगी, ये देखिए हर सब्जेक्ट के लिए उसने जो है एक फार्मूला बना दिया, किसकी हेल्प से, पर्सनल इसकी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज की हेल्प से, ताकि जो लाइब्रेरियन बुक्स को जो है अरेंज करेगा लाइब्रेरी के अंदर, वो इसका उपयोग करते हुए अरेंज कर सकता है। हम चैप्टर 1 में ही चलते हैं। टू लाइब्रेरी साइंस, ये देखिए आपको आई थिंक दिखेगा। तो देखिए ये क्या है, ये 5 फंडामेंटल PMEST 2P ये वगैरह दिए ना, ST, ये दिस इज द फार्मूला। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो क्या कहता है, किसी विषय को समझने के लिए ये PMEST का समझना जरूरी है। तो क्या कहता है कि भाई इस 5 फंडामेंटल कैटेगरीज को जो है हर सब्जेक्ट के अंदर उपयोग कर दिया एक फार्मूले के रूप में। जैसे हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वैसे ही हर सब्जेक्ट की अपनी पर्सनैलिटी है। जैसे लाइब्रेरी साइंस की मैं बात करूँ तो ये क्या होंगी, टाइप ऑफ लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो। M फॉर मैटर, मैटर मीन्स जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, जैसे लाइब्रेरी का मैटर क्या होगा, बुक्स हो गई, फिजिकल अपीयरेंस होता है, भाई ये बुक है फिजिकली दिख रही है, ठीक है। जर्नल्स, मैगजीन, इंसाइक्लोपीडियाज, एक्सेशन रजिस्टर, ये सारी चीजें जो हैं वो कहाँ आएंगी, वो आएंगी मैटर में, ठीक है। और
एनर्जी होती है किसी के कार्य को करने में हमारी फिजिकली और मेंटली पावर जो खर्च होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। और लाइब्रेरी में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने में हमारी मेंटली और फिजिकल पावर खर्च होगी, वो हो गया क्लासिफिकेशन। जब हम किसी बुक की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम दिमाग का भी यूज़ करते हैं और कुछ राइट वाइट भी करते हैं। कैटलॉगिंग करते हैं तो दिमाग का भी यूज़ करते हैं और उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो इसमें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग वगैरह। एस फॉर स्पेस, जो लाइब्रेरी है, जो आप जिस लाइब्रेरी विषय की बात कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी किसकी है, कौन से स्पेस की है, इंडिया की है, पाकिस्तान की है, ग्रेट ब्रिटेन की है, यूके की, यहाँ स्पेस। और टी फॉर टाइम, और ये लाइब्रेरी जो है मीन्स ये लाइब्रेरी साइंस नाम का जो सब्जेक्ट है या ये लाइब्रेरी जो है ये कब बनी थी, 1983 1985 किस में। तो ऐसे ही उन्होंने ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी का जो है एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे मैंने लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को डिटेल में समझ लिया। मुझे पता चल गया कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्लासिफिकेशन मुझे कहाँ रखनी है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अरेंज करूंगा तो लाइब्रेरी साइंस की बुक्स में कहाँ रखूंगा, एक अलमीरा बना दूंगा और उसमें टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की बुक एक जगह है, और लाइब्रेरी में यूज़ होने वाली जो बुक्स हैं उनकी एक जगह है, और कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन की एक जगह है, और स्पेस के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइब्रेरी बनी है तो उसको एक जगह। तो इस प्रकार से मैं एक सब्जेक्ट के आगे पीछे ऊपर नीचे का सब कुछ समझ जाऊंगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ये है, ठीक है। इस प्रकार से जो है रंगानाथन ने इसका व्यवस्थापन किया है। आई थिंक आया होगा समझ में आपको। उसके बाद हम चलते हैं, रंगानाथन ने ज्ञान निर्माण के तरीके दिए हैं। अब ज्ञान निर्माण जस्ट लाइक ए सब्जेक्ट बनना। अब देखिए, अब कोई भी ज्ञान है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई रिसर्च की, मैंने ज्ञान अर्जित कर लिया और उस ज्ञान को मैंने पब्लिश करा लिया। उस पब्लिश कराने के में कोई, चाहे तो वो बुक की फॉर्म में होगा, चाहे वो किसी जर्नल की फॉर्म में होगा, उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा, कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा, किसी ना किसी विषय की तो बुक होगी वो। तो ये विषय कैसे बनते हैं, मीन्स ये विषय कैसे बनते हैं, उनके बनाने के तरीके, या जो पहले विषय बने हुए हैं वो किन किन तरीके से बने हुए हैं, उसके बारे में डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने डिटेल में बताया है। पहला है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने बताया कि नए विषय और ज्ञान कई तरीकों से बनते हैं। ज्ञान जो बनता है वो कई तरीकों से बनता है और विकसित होते हैं। इन तरीकों को मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज कहा जाता है। इन्हें आसान भाषा में इस प्रकार समझाया जा सकता है। जैसे एक तरीका होता है भाई आपका समझना, ये बहुत समझने की चीज है। एक तरीका होता है डिसेक्शन, मीन्स विभाजन। क्या हो गया, विभाजन। इसमें बड़े विषय को कई छोटे छोटे समान भागों में बांट दिया जाता है और उन बांटे गए हिस्सों, जैसे मान लीजिए एक ये बड़ा विषय है, इस विषय को मैंने काट दिया, इसके टुकड़े कर दिए, इस पर मैंने हथौड़ा मारा और इसके कुछ टुकड़े ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और हर टुकड़े का एक नया नाम, मतलब एक नया विषय दे दिया गया। तो इस तरीके से भी नए सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे बायोलॉजी को मैंने तोड़ दिया, काट दिया, फोड़ दिया, तो बॉटनी बना, जूलॉजी बन गया। उसके बाद सोशल साइंस को मैंने काटा, सोशल साइंस में मैंने हथौड़ा मारा तो 4 पत्थर 3 पत्थर निकले, एक इकोनॉमिक्स का, एक पॉलिटिकल साइंस का, एक सोशोलॉजी का। तो ये एक तरीका है सब्जेक्ट बनाने का। और आप किसी विषय के अंदर से नए सब्जेक्ट निकालना चाहते हो तो उस विषय को सामने रखो और उसमें रिसर्च रूपी पत्थर, रिसर्च रूपी अपनी रिसर्च जो करोगे आप, उसमें हथौड़ा मारो और उससे जो नई चीज़ बनेगी उसको आप कोई नाम दे सकते हैं। तो उसको बनाने का एक तरीका ये रहा। यहाँ एक बड़े विषय को अलग अलग विषयों में विभाजित किया जाता है। ये एक तरीका है किसका, ज्ञान या सब्जेक्ट बनाने का। क्योंकि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च मतलब रिसर्च, किसी ने पहले, सबसे पहले किसी ना किसी ने मैथमेटिक्स बनाया होगा, उसके बाद और लोगों ने उसके अंदर जो है रिसर्च की होगी और उससे नए विषय बने होंगे। एक तरीका है लैमिनेशन। लैमिनेशन होता है जोड़ना, मतलब परत चढ़ा देना। इसमें एक मुख्य विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़ दिया जाता है, मतलब लैमिनेशन कर देती है। आप फोन पे लैमिनेशन कराते हो, बुक पे लैमिनेशन कराते हो, ऑलरेडी एक विषय है, जैसे मान लीजिए ये विषय है, इस विषय के ऊपर मैं एक परत और चढ़ा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका तरीका लैमिनेशन परत चढ़ाने का। जैसे अभी तक हम सिर्फ ब्रॉड लेवल पर सोचते थे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, परंतु वो खेती का प्रकार,
कॉर्न, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न। बड़ा ब्रॉड लेवल पर एक सब्जेक्ट है एजुकेशन, उस पर वुमन की परत चढ़ा दी मैंने उस पर चाइल्ड की परत चढ़ा दी, मैंने उसे उस पर स्पेशल की परत चढ़ा दी, तो यहाँ पर वो विषय बन जाएंगे स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ वुमेन या वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री एक ब्रॉड लेवल पर सब्जेक्ट है, परंतु उस पर मैं अगर स्पेस की परत चढ़ा दूंगा, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, हिस्ट्री ऑफ यूपी, हिस्ट्री ऑफ पश्चिम बंगाल, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो एक ये तरीका है, इस तरीके से भी हम एक नए विषय का निर्माण कर सकते हैं, या पहले जो विषय बने हुए हैं उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि एक ये तरीका यूज किया हुआ हो। नेक्स्ट है डेनुडेशन। इसमें ये क्या कहता है, इसमें किसी विषय को धीरे धीरे और अधिक विशेष स्पेसिफिक बनाया जाता है, यानी विषय की गहराई तक गहराई बढ़ती जाती है। जैसे आप कुआं खोदते हो, जैसे कुआं खोदोगे तो जैसे गहराई में जाते चले जाओगे तो नई चीज़, खनिज भी मिल सकते हैं आपको खोदने से, पानी भी मिल सकता है, और भी मतलब रिसर्च से कुछ और नया भी निकल सकता है। तो ये है डेनुडेशन। जैसे साइंस के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मतलब उसकी गहराई तक गया तो निकल कर आया फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखो विषय की फॉर्मेशन देखते हो, तो एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा, बोर मत होना। अगर हम ये जो सब्जेक्ट्स का जो तारतम्य है ये कहाँ से आया, ब्रॉड लेवल पर एक सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को हम जो कहें ना, हम नॉलेज ऑफ यूनिवर्स कह लो या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। जैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज मतलब ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, इस ब्रह्मांड के ज्ञान को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 ब्रॉड लेवल पर सब्जेक्ट आए हमारे सामने। एक आया कौन सा, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, समझना इस बात को कि ये जो विषय बने हुए हैं, ये जो ज्ञान, आपका तरीका बदल जाएगा अब सोच का। आप अपने आसपास जितने भी चीज़ें देखोगे, आप उनमें एक विषय ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है, एक विषय ढूंढने की कोशिश करना। आप अपने कपड़ों को देखना, इसका विषय क्या हो सकता है, टेक्सटाइल। आप देखना आपके बाहर सड़क बन रही है, किसी का मकान बन रहा है, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। समझ रहे हो बात। किसी राजनेता का आपके घर आगमन होता है, वोट मांगने के लिए आते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो विषय बने हुए हैं, ये कैसे बने हुए हैं, ब्रॉड लेवल पर 3 विषय बने, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और थर्ड पर बना आपका ह्यूमैनिटीज। नेचुरल साइंस से क्या निकला, फिर आगे फिर और उसमें रिसर्च हुई, इसमें निकला साइंस, मैथ, ऐसे विषय जो है बढ़ते चले गए। सोशल साइंस में सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस तरह की चीज़ें। ह्यूमैनिटीज़ में लिटरेचर हो गया भाई आपका, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। इस तरह से जो है ये एक प्रकार सा मैपिंग हो गई है आपकी किसकी, विषयों की, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार से विषय बने हुए हैं, और इनमें जो बनने में जो टेक्निक्स यूज हुई है, इनमें से 3 बने, 3 में से आगे फिर और बने, और में से और बने, और में से और बने। उनको बनाने में जो टेक्निक यूज हुई है, दीज टेक्निक्स, ये टेक्निक्स हैं वो, चाहे तो वो डेनुडेशन से बनी है, चाहे वो ल्यूज असेंबल से बनी है, चाहे वो आपकी लेमिनेशन से बनी है, चाहे वो फिजन से बनी है, चाहे फ्यूजन से बनी है। तो दीज आर द मेन टेक्निक्स, और ये कहीं तरीके हैं जिनके द्वारा हम सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो आपने डेनुडेशन, गहराई से एक विषय के अंदर खोज की, उसकी गहराई तक गए, उसमें जो है कुएं की तरह उसे खोदा तो नया विषय आया। जैसे एक एग्जांपल दे दिया, साइंस से फिजिक्स, फिजिक्स से न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। ऐसे ही है ल्यूज असेंबल, 2 विषयों का संबंध। जब एक विषय दूसरे विषय के साथ मिल जाता है तो एक नया सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़ा जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस, एक नया विषय बन गया। लिटरेचर और हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इन दोनों विषयों को जोड़कर एक नया सब्जेक्ट जो बने वो क्या कहलाता है। उसके बाद एक सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, ये सीसी में होते तो आप पढ़ते। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस में क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार के विचारों को मिलाकर नया विषय बनाया जाता है। एक ही जैसे विचार, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आएगा। जैसे अभी आप थे, ये मैंने फार्मूला बताया था 2 की P, मतलब 2 की P क्या है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं।
इस टाइप ऑफ लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी है आपकी स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल, एक है कॉलेज, एक है यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आपके पास एक बुक आई है लाइब्रेरी में, एक बुक आई है लाइब्रेरी में, और उस बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, या फिर ये कहें रिव्यू ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी, इनका रिव्यू। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, इसमें एक ही प्रकार के विचारों, मतलब टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी एक विचार हो गया भाई, ये लाइब्रेरी के प्रकार दिए हुए हैं, एक ही प्रकार के विचारों को मिलाकर नया विषय, मतलब स्कूल एंड कॉलेज, ये नया विषय हमें बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, 2 का तो 2 रह गया, पी के अंदर मान लीजिए स्कूल का नंबर है 33 और इसका नंबर है 34। ठीक है, तो क्या किया आपने, 33 यहां लगा दिया और 34 के लिए सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, ये डिवाइस यूज होता है, आप सीसी डिटेल में पढ़ोगे तो ये क्या हो गया, इसे सुपर इम्पोजिशन डिवाइस किसको बोलते हैं हम, ये जो डैश होता है ना, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। एंड देन 3 4 लगा दो। ठीक है, 3 4 लगा दो। अब ये 3 नहीं हटा रहा हूं मैं, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज 3 भी हटेगा। तो 2 3 3 डैश 3 4। अब देखिए एक ही विचारधारा, एक ही प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल का नंबर ये हो गया, कॉलेज का नंबर ये हो गया, इन दोनों को मिलाकर एक नया विषय बन गया स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये जो तरीका है सुपर इम्पोजिशन, एक ही विचार की दो चीजों को साथ में जोड़कर नया विषय बने, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन तरीका ऑफ मेकिंग सब्जेक्ट। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ डिजेबल चिल्ड्रन, ये भी आप अगर क्लासिफिकेशन करोगे तो उसमें मिलेगा हेल्थ प्रॉब्लम इन वुमेन। ठीक है, ये एक जैसी सी कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी। उसके बाद हम देखते हैं नील मैगनन का विस्तार। तो जो आपको मैंने बताए ऊपर जितने भी तरीके बताए, नया विषय, नया सब्जेक्ट, नया ज्ञान बनाने के, वैसे ही डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा बताए गए नए ज्ञान के तरीकों को आगे बढ़ाते हुए नील मैगन ने इन विचारों को और विकसित किया और कुछ नए सूक्ष्म तरीके, माइक्रो मोड्स और बता दिए कि ये तरीके बताते हैं कि नए विषय और ज्ञान को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है इसमें फिजन में क्या है, फिजन का अर्थ है किसी विषय को अपने छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाना, इसको बोलते हैं हम डिसेक्शन, से थोड़ा अलग है। अब जैसे मान लीजिए एक विषय को आपने तोड़ा, एक तो आपने तोड़ के बनाया, एक होता है कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप बन जाती हैं, जैसे अपने आप बन जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बारिश तो आपने बहुत बार देखी होगी, मैंने तो नहीं बनाई बारिश। ठीक है, बारिश है, बारिश अमूमन होती है। अब बारिश की जो बूंदें जो धरती पे गिरती हैं और सर्दी के मौसम में जब वो गिरती हैं तो कहीं पर बिल्कुल छोटी 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 बूंदें होती हैं जिसको हम बोल देते हैं ओस। ओस की बूंदें और बारिश की बूंदें, बारिश तो आप लोगों को सभी को पता है, परंतु क्या बिना बारिश के ओस हो सकती है? तो एक विषय बारिश है, उस बारिश के छोटे छोटे कण बनने से एक नई चीज बन गई, ओस बन गई। ऐसे ही तो फिजन का अर्थ है किसी विषय का अपने आप छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाना। जैसे डिसेक्शन, किसी बाहरी कारण से विभाजन होता है, विभाजन के विषय के अंदर से ही होता है, मतलब बारिश की बूंदों से ही पानी निकल कर आता है। ठीक है, उसके बाद है जैसे इसमें बताया कि भाई केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद है डिस्टाइलाइजेशन। इसके अंदर क्या है, पहला प्रकार, इसमें फर्स्ट है डिस्टिलेशन का फर्स्ट प्रकार है। इसमें अलग अलग विषयों को अनुभव, अध्ययन और प्रयोगों से एक नया विषय बनता है। मतलब आप किसी विषय के ऊपर आपका अनुभव हो जाए और उसमें आपका देखने का तरीका बदल जाए तो आप उसको एक विषय, एक नाम दे सकते हैं। मैं और आप नहीं दे सकते, साइंटिस्ट दे सकते हैं, भाई उनका काम है, उनको वो करते हैं ये चीजें। तो एक नया विषय बन जाता है। जैसे मैनेजमेंट साइंस, जो उद्योग, विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं के प्रबंधन से विकसित हुआ। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले मैनेजमेंट साइंस नाम की चीज़ नहीं थी, सिर्फ मैनेजमेंट होती थी। परंतु आज मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब
किसी संस्था के उद्देश्यों को, मैनेजमेंट क्या होती है, किसी संस्था के तय किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करवाने के लिए जिस मैन फोर्स का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट तो भाई 4 आदमी इस काम में लगा दिए, 4 इसमें 4 इसमें, भाई ये काम कर लो तुम, हमने कोई साइंस यूज नहीं की, दैट इज मैनेजमेंट। परंतु आज क्या है कि किस व्यक्ति को क्या काम देना है उसमें एक विज्ञान है। कोई व्यक्ति क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा कर सकता है तो उसको क्लासिफिकेशन पे लगा दिया, तो ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये मेरे ज्ञान से ही तो आया, तो उससे मैंने एक नई चीज बना दी। और इस तरीके को कि भाई जिसके हिस्से का काम है या जो जिस काम को बढ़िया तरीके से कर सकता है, इसको मैंने समझ कर कहा, तो मेरे इस तरीके को क्या बोला गया, मैनेजमेंट साइंस। ऐसे ही रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। सेकंड टेक्निक, कभी कभी किसी एक विचार या विषय पर बहुत अधिक अध्ययन और शोध होने लगता है, इससे वह विषय इतना विकसित हो जाता है कि वह स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी से विकसित हुआ। अब इसको अगर आप देखो, बायोलॉजी को, इसका अस्तित्व था माइक्रोबायोलॉजी, अब इसके ऊपर इतनी गहन वो हुई, अब माइक्रोबायोलॉजी को एक अलग तरीके से देखा जाता है। इट्स नॉट अ, हालांकि है, इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, परंतु आज ये अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, ठीक है। ऐसे ही स्टेटिस्टिकल कैलकुलस, ऐसे ही है। फिर एक नेक्स्ट देखेंगे हम, फ्यूजन। फ्यूजन में जब दो या दो से लिखा ना, जब दो या अधिक विषयों के मिलकर शोध करने से नया विषय बनता है, उसे फ्यूजन कहते हैं। जब दो सब्जेक्ट, अभी तक बात हो रही थी एक विषय की एक पर परत, दूसरे की दूसरे पर परत, ठीक है, ये इस तरीके से बात हो रही थी, परंतु अब दो विषयों या अधिक विषयों में, मतलब मैं इकट्ठे कई सब्जेक्ट को साथ में रखते रिसर्च करता हूं, तो उससे जो बनता है नया, उसे, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में मैंने जो है 2 विषयों में मैंने खोज की और उससे एक नया विषय आया एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी और मैकेनिक्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लस्टर। जब कई विषय मिलकर क्लस्टर कहां गया, जब कई विषय मिलकर एक मुख्य विषय आपस में अध्ययन करते हैं तो उसे क्लस्टर कहा जाता है। एनवायरमेंटल साइंस एक तरह से क्लस्टर होता है, बंडल, बहुत सारी चीजों को हमने मिला दिया, ठीक है, और एक बंडल सा बना दिया, तो वो क्या बन गया, वो ब्रॉड लेवल पर सब्जेक्ट। जैसे ओशियन साइंस में भाई आपने जो है उसकी गहराई को भी देखा, आपने जो है फिशेज को भी देखा, और अन्य विषय, पर्यावरण को भी देखा, आपने जलवायु को भी देखा, आपने जो है मैकेनिक्स भी लगाया, उसमें साइंस भी लगाई, आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी की, आपने, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं जब हम ओशियन में रिसर्च करते हैं। तो ये एक बड़ा विषय बन गया। गांधीयान स्टडीज, डिफेंस स्टडीज, दीज आर द, बहुत बड़े लेवल पर हमने बहुत सारे विषयों को मिलाकर एक बंडल टाइप बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा। उसके बाद है, नेक्स्ट है एग्लोमेरेशन। जब एक ही दस्तावेज में कई विषयों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, जब एक ही दस्तावेज, एक ही डॉक्यूमेंट में कई विषयों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्लोमरेशन कहते हैं। जैसे नेचुरल साइंस और ह्यूमैनिटीज़, अगर हम बात करें, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ह्यूमैनिटीज़ और इनको अगर हम ब्रॉड लेवल पर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में हमने 3 विषय बनाए, ठीक है, इन तीनों विषय में बहुत सारे विषय, नेचुरल साइंस में साइंस, मैथमेटिक्स, बहुत सारी विषयों को एक साथ देखते हैं, और हम उसे देखने के तरीके से हमें पता चलता है कि भाई इसमें बहुत सारे विषय हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में बहुत सारे, मतलब नेचुरल साइंस की कोई किताब होगी उसमें बहुत सारे विषय जो है डिस्कस किए गए होंगे। उसके बाद सेकेंड टाइप, क्लास आई थिंक लंबी हो रही है, घबराओ नहीं भाई, थोड़ी अब देख लेना, थोड़ी बाद में देख लेना, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड टाइप में क्या है, सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में जब किसी वर्गीकरण प्रणाली में एक विषय के अंतर्गत अन्य विषय शामिल होते हैं, इसे सेकेंड टाइप बोलते हैं। जैसे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को कुछ वर्गीकरण योजनाओं में यूडीसी में एक साथ यूज किया जाता है। भाई नेचुरल सी बात है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी कई बार जो हैं, और बेसिकली यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर इनका जो वर्गीकरण है वो एक साथ है। जो अलग अलग एंटाइटी के लोग हैं, अलग अलग चीज़ों के लोग हैं, परंतु एक दूसरे से जुड़ाव है। अब देखिए, साइकोलॉजी होगी किसके लिए, वो होगी समाज के लिए। सोशियोलॉजी मतलब समाज, मतलब समाज की बात कर रहे हैं हम। सोशियोलॉजी एक प्रकार का समाज शास्त्र जो है,
सोसाइटी एक वो होता है, तो उसके अंदर जो वहाँ के जो लोग हैं जो रह रहे हैं, उस सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके मस्तिष्क का विज्ञान, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों की मेंटलिटी, एक समाज के लोग, जैसे मान लीजिए इंडियंस, यहाँ का अपना कल्चर है, या दूसरी कंट्री है वहाँ का अलग कल्चर है, तो हम रिसर्च तो कर रहे हैं साइकोलॉजी में, उसके साथ जरूरी है हमारा समाज की, किस समाज के व्यक्तियों के साइकोलॉजी का या मस्तिष्क का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब है जैसे विषयों की उत्पत्ति और विकास का स्वरूप, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ पैटर्न ऑफ डिसिप्लिन्स। देखिए रंगानाथन और नील मेघन ने विषयों के निर्माण और विकास को समझने के कुछ तरीके आपको बता दिए, या तो नया मतलब पहले जो विषय बने हुए हैं वो किस किस तरीके से बन सकते हैं वो तरीके आपको बता दिए, या आपको नए बनाने हैं तो इस तरीके से बना सकते हो आप। इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए विषय कैसे बनते हैं, जो आपने ऊपर तरीके देखे उससे पता चल गया कि नया विषय कैसे बनता है, ठीक है, और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। इसके अलावा कई अन्य विद्वानों ने भी यह अध्ययन किया कि शैक्षणिक विषय, जो डिसिप्लिन, जो शैक्षणिक जो पढ़ाए जाते हैं जो विषय, कैसे बनते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इस भाग में ज्ञान और विषयों को विकसित विकास को सरल रूप में समझाया गया है। तो देखिए ये तो पता चल गया आपको कि जैसे सब्जेक्ट्स जैसे क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, परंतु जब हम इनको पढ़ाने चलते हैं तो उनकी क्या विशेषताएं और किस किस प्रकार से वो जो है एक्सप्लेन किए होते हैं, क्या उनके अंदर उनकी कॉन्सेप्ट होती है, उसको यहाँ पर समझाया, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस भाग में हम ये पढ़ेंगे। जैसे एक विद्वान हुए हैं मैकगैरी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवस्थित रूप से अध्ययन, प्रशिक्षण और शोध किया जाता है। डिसिप्लिन मतलब क्या है कि आपका जैसे यहाँ बता दिया, डिसिप्लिन इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज इन विच सिस्टमेटिकल स्टडी। इस डिसिप्लिन के अंदर क्या होता है, हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मतलब उस विषय को अच्छे से समझते हैं। द वर्ड डिसिप्लिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिसिपल विच मीन्स लर्नर और फॉलोवर। मतलब डिसिप्लिन हम बोल नहीं देते कई बार, जैसे शिष्य हो गया, किसी गुरु का शिष्य हो गया, ठीक है। तो डिसिप्लिन और इसमें दोनों में अंतर है, डिसिप्लिन और डिसिपल से बना है जिसका अर्थ है सीखने वाला व्यक्ति, जैसे शिष्य। अब यहां पर वो दूसरे तरीके से यूज होगा, जो यहां पर डिसिप्लिन यूज होगा वो एक विषय के रूप में यूज होगा। किसी भी शैक्षणिक विषय में ऐसे विद्वानों का समूह होता है जो किसी विशेष विषय पर अध्ययन और शोध करते हैं। नेचुरल सी बात है, हर सब्जेक्ट के अंदर जो है अच्छे अच्छे प्रोफेसर और साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो उस विषय पर शोध करते हैं। यह समूह उस विषय में नया ज्ञान उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या कहा, यह समूह, जो व्यक्ति इसके अंदर रिसर्च करते हैं वो क्या करते हैं, नया ज्ञान बनाते हैं उस विषय में और उसे विकसित करते हैं, ठीक है। यह लोग अपने विषय के विशेषज्ञ एक्सपर्ट माने जाते हैं। नेचुरल सी बात है भाई, जो जिस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा रिसर्च करेगा और उसको उसका विषय का ज्ञान होगा और निरंतर उस पर काम कर रहा होगा तो वो उसका एक्सपर्ट कहलाया जाएगा। और उनके द्वारा क्या बनता है, उनके द्वारा किए गए शोध और अध्ययन से क्या नया मिलता है, नए सिद्धांत मिलते हैं। एक सब्जेक्ट पर कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च करते करते हुए उस सब्जेक्ट के नए सिद्धांत, नई थ्योरीज उनके सामने आएंगे, नई कॉन्सेप्ट्स और नए प्रिंसिपल्स सामने आएंगे। बाद में यही ज्ञान, अब उन्होंने ये रिसर्च कर दी, नए ज्ञान की खोज कर दी, नए सिद्धांत वगैरह जो है वो बना दिए। अब वो जनरल पब्लिक में कैसे आएंगे, उनके द्वारा बुक्स पब्लिश होंगी उन विचारों की और वो स्कूल, कॉलेज और करिकुलम में पढ़ाए जाएंगे। बाद में यही स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रमों में शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार विषय धीरे धीरे विकसित होकर एक शैक्षणिक अनुशासन, मतलब एक शैक्षणिक विषय जो है वो बन जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये डिसिप्लिन और डिसिपल, विषय और विषय शाखा क्या है कि भाई आपका जो सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बना, उस क्षेत्र से गणमान्य व्यक्तियों ने रिसर्च की और उनसे नई नई थ्योरीज खोजी और वो आपके सिलेबस में आई। अब शैक्षणिक विषयों की विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कॉलरली डिसिप्लिन। शैक्षणिक विषयों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे ज्ञान और राय में अंतर बताना।
अब उन्होंने जो नई थ्योरीज दी और वो सारी चीज़ें पब्लिश आप होकर आपके सामने आई, और उन बुकों को आपने पढ़ा या उन बुकों को जब पढ़ाया जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो ज्ञान के ऊपर जो परत चढ़ी हुई है, जो अंधेरा है, उसको हटा देंगे। मीन्स आपको इतना सक्षम बनाएगा उनका ज्ञान कि आप एक विषय या विषय शाखा यह समझने में मदद करता है कि ज्ञान, नॉलेज और ओपिनियन में क्या अंतर है। कुछ लोगों का ओपिनियन ज्ञान नहीं हो सकता। कोई एक घटना हुई है, उस घटना पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और उन खड़े हुए लोगों के द्वारा की गई बातचीत, उनका ओपिनियन कोई नॉलेज नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेसिकली समझने वाली बात है। दूसरा, नॉलेज इज बेस्ड, आगे क्या है, राय, ओपिनियन व्यक्ति की अपनी सोच और अनुभव पर आधारित होते हैं। जो देखेगा वो कुछ भी कह सकता है, परंतु ज्ञान किससे, शोध, प्रमाण और तर्कों पर आधारित होता है। नेचुरल सी बात है भाई, ज्ञान जो है वो तर्कों पर, उस लॉजिक होना चाहिए पीछे, तभी कोई ज्ञान है। सरल से जटिल ज्ञान तक, हर विषय में ज्ञान के अलग अलग स्तर होते हैं भाई, नेचुरल सी बात है। प्रारंभिक जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, उन्नत शोध और विषयों की चर्चा, एडवांस रिसर्च होगी, इससे विषय की गहराई और गुणवत्ता बढ़ती है। जैसे स्कूल में भी आपने साइंस पढ़ी होगी, या फिर बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर ग्रामर, और वही ग्रामर जो आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है, परंतु वहाँ पर बेसिक थी, 8वीं क्लास में बेसिक थी, परंतु ग्रेजुएशन लेवल पर वो थोड़ी सी वास्ट हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, सरल से जटिलता की तरफ जाता है ज्ञान। उसके बाद है विषय की संरचना और पैटर्न होता है। कोई भी विषय केवल विचारों का संग्रह नहीं होता, उसकी अपनी संरचना, अपनी फॉर्म, अपना पैटर्न होता है। लाइब्रेरी साइंस में फार्मूलेज यूज बहुत कम होते हैं, परंतु मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी अपनी संरचना है। अलग अध्ययन क्षेत्र, हर विषय का अपना अलग अध्ययन क्षेत्र होता है। जैसे आप मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं साइंस में, तो अलग मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे आप, और आप रिसर्च कर रहे हैं लिटरेचर में, तो अलग मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। ज्ञान का वर्गीकरण, हर विषय अपने ज्ञान को अलग तरीके से व्यवस्थित और वर्गीकृत करता है। यह वर्गीकरण उस विषय की पुस्तक और शोध लेखों में दिखाई देता है। नेचुरल सी बात है भाई, अपना हर सब्जेक्ट जो है उसका, लाइब्रेरी की बात ले लो, लाइब्रेरी के अंदर जो लिटरेचर है, लिटरेचर को अरेंज किया जाएगा लिटरेचर की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। साइंस के अंदर जो है, साइंस की कॉन्सेप्ट के अंदर, अब जैसे मान लीजिए एक मैं करूं कि भाई लिटरेचर के अंदर, मैं लाइब्रेरी के अंदर व्यवस्थापन करता हूं मैं, तो लिटरेचर के अंदर क्या चीज़ें होंगी भाई, स्टोरी ड्रामा और लेख, इस तरह के। और अगर मैं बात करूं किसी दूसरे विषय की, जैसे साइंस की बात करूं, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरीके से बुक्सों को अरेंज करूंगा, उनके खाने बनाऊंगा, उनकी संरचना करूंगा। ऐसे लिटरेचर में अलग करूंगा। संचार सिस्टम, बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने ज्ञान बना लिया, ज्ञान समझ लिया, विद्वानों ने जो है नई नई थ्योरीज खोज ली, वो जो है पुस्तक के रूप में आ गई, और वो ज्ञान जो है वो व्यवस्थित भी हो गया, मतलब इस तरह की चीज़ें हो गई। परंतु इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाता है इस ज्ञान के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यूजर तक पहुंचना। एंड यूजर कौन है, यूजर, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ज्ञान की उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब वो एंड यूजर तक पहुंचती है और वो उससे शिक्षित होता है। तो देखिए क्या है, संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट होता है इस ज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि इस ज्ञान के कारण ही हम आगे चलकर इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी पढ़ेंगे। और नॉलेज सोसाइटी किससे बनती है, नॉलेज सोसाइटी बनती है ए ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का समूह जो वेल शिक्षित होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, ठीक है। और वो ज्ञान जब उन व्यक्तियों तक पहुंचेगा ही नहीं और वो उस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं करेंगे, तो क्या कोई नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान समाज बन सकता है, नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या कहा गया है इस ज्ञान का कम्युनिकेशन मीन्स हर विषय शाखा में ज्ञान को सुरक्षित रखने और फैलाने के लिए संचार प्रणाली होती है और होनी ही चाहिए। जैसे बुक्स हो गई, जर्नल्स हो गए, शोध पत्र हो गए, सम्मेलन हो गए, इन माध्यमों से ज्ञान को समझा और प्रमाणित किया जाता है और आम जनता तक पहुंचाया जाता है। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम अगर नहीं होगा, अगली यूनिट में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा तो उस ज्ञान का कोई आधार नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया
कि भाई ज्ञान जो है अलग अलग विषय की अलग अलग संरचना, अलग अलग ज्ञान की अलग अलग संरचना, अलग अलग व्यवस्थापन है, ऐसे ही अलग अलग ज्ञान के लिए अलग अलग बुक प्रकाशित हो सकती हैं, जर्नल प्रकाशित हो सकते हैं, ताकि आम जनता तक वो पहुंच सके। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो ज्ञान बनाया है, इस ज्ञान का कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो साइंस में ज्ञान हो, किसी में भी ज्ञान हो, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम ये बुक्स, ये सम्मेलन, ये रहेंगे। उसके बाद विशेष वोकेबलरी, हर विषय की अपनी वोकेबलरी होती है, नेचुरल सी बात है, ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। डिफरेंस अमंग डिसिप्लिन, विभिन्न विषयों में अंतर, हर विषय का अपना उद्देश्य, अध्ययन। अब जैसे ऊपर पढ़ा ना, इससे आप समझ पाएंगे। आप ये लिख सकते हैं कि हर विषय का अपना जो है अपनी बुक्स होती हैं, अपना तरीका होता है। ऐसे ही हर विषय का उद्देश्य, अध्ययन पद्धति और क्षेत्र अलग होगा। उदाहरण के लिए बायोलॉजी और फिजिकल साइंस में तथ्य और नियमों पर आधारित अध्ययन होता है। ह्यूमैनिटीज और फाइन आर्ट में विचार और अभिव्यक्ति रचनात्मक पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगर आप रिसर्च करोगे ह्यूमैनिटीज में, तो आपके आधारित तथ्य, विचार, अभिव्यक्ति और रचनात्मक, ये चीज़ों पर आपका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट रहेगी। बट बात करें हम बायोलॉजी की और फिजिकल साइंस की, तो इसमें तथ्य और नियमों पर आपका ध्यान जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, इंफॉर्मेशन स्टडी। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में महत्व। अब रिलीवेंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, पुस्तकालय और सूचना प्रोफेशनल का काम है विभिन्न विषयों के ज्ञान को व्यवस्थित करना और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। लाइब्रेरी का रिलीवेंस क्यों है इससे, क्योंकि भाई देखो, बुक्स प्रकाशित भी होगी, एंड यूजर तक कैसे पहुंचेंगी, वो लाइब्रेरीज के थ्रू पहुंचेंगी, पब्लिशर्स के थ्रू पहुंचेंगी। और यहाँ पर विषयों के प्रोफेशनल्स होते हैं, मीन्स लाइब्रेरियंस होते हैं। लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियंस हैं उन्हीं को तो हम प्रोफेशनल्स बोलेंगे, जो वहाँ काम करते हैं। उन प्रोफेशनलों का काम क्या है, विषय के ज्ञान को व्यवस्थित करना और उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाना। उसका कार्य कई विषयों के बीच संबंध समझने से जुड़ा होता है। अब लाइब्रेरियन को अगर सभी विषयों की नॉलेज होगी, तो उसको पता होगा कि मैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अरेंज करूँगा। उनका कार्य कई विषयों के बीच संबंध समझने से जुड़ा हुआ है। जैसे भाई साहित्यिक खोज सेवा, लिटरेचर सर्च सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। मतलब इन टेक्निक्स का पता होना चाहिए एक प्रोफेशनल्स को, कि किसी स्टूडेंट ने अगर मान लीजिए कोई चीज़ मांगी है, तो वो लिटरेचर सर्च सर्विस के रूप में दी जाएगी, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब मैं अरेंज कर दूं लाइब्रेरी में, स्टूडेंट अपने आप ले लेंगे, या फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज, किस तरह के यूज़र हमारे पास हैं, कैसी स्टोरेज होनी चाहिए। उसके बाद उसका रिट्राइवल सिस्टम क्या है, उसकी पुनः प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इनके द्वारा ही आप जो है किसी यूजर को दे सकते हैं क्या, सूचनाएं। और बेसिकली लाइब्रेरीज का रोल होता है, जो ज्ञान बना है उस ज्ञान को व्यवस्थित करना और एंड यूजर तक पहुंचाना। और एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए और अपने पास आने वाले यूजर्स का ज्ञान होना चाहिए। और उन यूजर्स को वो इनमें से किसी भी कोई भी तरीका जो है, कैसे मतलब वो है एंड यूजर को पहुंच जाए, इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है। ठीक है। अब डिपेंड करता है यूजर के ऊपर। एक सिंपल यूजर आया, उसे मान लीजिए लाइब्रेरी से कोई बुक चाहिए, तो लाइब्रेरी ने क्या किया होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बुक्स को अरेंज किया हुआ होगा, सूचनाओं को अरेंज किया होगा, यूजर जाके अपने आप ले लेगा। परंतु एक रिसर्च स्कॉलर लाइब्रेरी में आया और वो किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, और उसने कहा लाइब्रेरियन से, मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ये तथ्य चाहिए। तो उस केस में लाइब्रेरियन क्या करेगा, उस जो मांगे गए तथ्य हैं उनसे रिलेटेड जितनी बुक्स, जितना मटेरियल लाइब्रेरी में है, उनमें से उन तथ्यों को सर्च करेगा और सर्च करके यूजर को देगा। तो दैट इज कॉल्ड लिटरेचर सर्च सर्विस। ठीक है। उसके बाद यदि पुस्तकालय और सूचना पेशेवर विषयों की संरचना और विकास को समझते हैं, तो वे बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। नेचुरल सी बात है भाई, ये जितने फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे बना, साइंस का ज्ञान अलग है, मैथमेटिक्स का अलग है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से ह्यूमैनिटीज़, नेचुरल साइंस, और ये सारी चीज़ें अगर एक लाइब्रेरियन को पता होंगी, तो वो कितने बेहतर तरीके से काम करेगा। और एक लाइब्रेरियन ये अनभिज्ञ होगा, मतलब इन चीज़ों को पता ही नहीं, सब्जेक्ट क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, ये नहीं पता होगा, तो क्या उन सब्जेक्ट और विषयों की ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स उनकी क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी में कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया है, यदि पुस्तकालय और सूचना पेशेवर मतलब प्रोफेशनल विषयों की संरचना और उनके विकास को समझते हैं, तो वे बेहतर तरीके से सामग्री का वर्गीकरण कर सकते हैं, विषय को विश्लेषण कर सकते हैं, उपयोगकर्ता को सही जानकारी
प्रदान कर सकते हैं। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल इन डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो कि ज्ञान के बनने का अंतिम पड़ाव है। उसके बाद हम बात करें विषयों की संरचना का मानचित्र। विषयों की संरचना का मानचित्र क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, इसमें से मैंने 3 विषय निकाले, ठीक है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ आ गई, ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ में लिटरेचर हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऐसे हो गया। अब पॉलिटिकल साइंस ये सारा हो गया। अब लिटरेचर में जैसे है इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, जैपनीज लिटरेचर, उसमें लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज। फिर उसके बाद वो ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन है, क्या है वो, ठीक है, क्या है वो। तो ये क्या हुआ, ये मैंने देखा, ये संरचना बन गई। इसलिए इस संरचना का मैं मानचित्रीकरण, मैंने लिटरेचर का मानचित्र बना दिया, मैंने उसकी कॉन्सेप्ट्स का एक मानचित्र बना दिया। तो दैट इज कॉल्ड द मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। तो क्या है, पिछले भाग में हमने यह समझा कि विषय कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। अब इस भाग में समझाया गया है कि विषय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट को कैसे समझाया और प्रदर्शित किया जा सकता है। जब किसी विषय के विभिन्न विचारों मीन्स इस ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो लिटरेचर मैंने लिया, इसकी कॉन्सेप्ट लिटरेचर में, मतलब ये ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, क्या कॉन्सेप्ट है, भाव क्या है उसके, ठीक है, कॉन्सेप्ट और उनके आपसी संबंध को समझने के लिए एक मॉडल या मानचित्र, इनकी कॉन्सेप्ट और उनके आपसी संबंधों को समझने के लिए एक मॉडल या मानचित्र मैं बनाया जाता है, उसे कहते हैं मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। जैसे यहां पर देखेंगे, जैसे रंगनाथन ने भी यूज किया हुआ है मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे सीसी के अंदर, कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर लिटरेचर की मेन क्लास है क्या, ओ, ये ओ है, तो इसकी P, 2P, P3 और ये है P4, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या है, इसमें है आपकी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, मतलब लिटरेचर की पर्सनैलिटी क्या है, हिंदी इंग्लिश, मीन्स ये लिटरेचर हिंदी में है, इंग्लिश में है। दूसरा, ये सेकंड बी में ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन है, किसके द्वारा। तीसरा है किसके द्वारा है, कौन इसका ऑथर है, प्रेमचंद है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है यहाँ पे। फिफ्थ होता है उसका टाइटल क्या है, मतलब मैंने एक वो लिखी गोदान, मीन्स गोदान, ठीक है। अब ये हो गया ओ, लिटरेचर है, और इसकी लैंग्वेज आई थिंक, मैं अभी यहाँ पर स्पष्ट नहीं हूँ, 43 हिंदी का नंबर है। उसके बाद ये जो है ड्रामा है, मान लीजिए ड्रामा है, लिटरेचर हिंदी, ड्रामा प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। प्रेमचंद की डेट ऑफ बर्थ है भाई 1880 आई थिंक, 1880 या 85। सीसी के अकॉर्डिंग इसका नंबर बनेगा M8, ठीक है, M8, और कोमा मैंने लगा दिया इसका, और यहाँ लिख दिया G, ओनली G, क्योंकि गोदान का फर्स्ट लेटर है G। तो ये इससे जो है क्या बना, ये बन गया हिंदी में एक ड्रामा है, या फिर कहें कि भाई नोवेल है, नोवेल लगा लो, 3 नोवेल है, ये नोवेल है, और ये किसके द्वारा लिखा गया, M8 मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ, भाई ये गोदान मतलब प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, और G फॉर टाइटल, इसका टाइटल मतलब इसका टाइटल ये है। तो ये मानचित्र जो है ये बनाया गया है एक प्रकार से पूरी संरचना कॉन्सेप्ट का और इनका। तो ये क्या कहलाता है, मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट। अगर लिटरेचर का मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट देखें तो सीसी की मेन क्लास में चले जाएं, तो इसे मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे यह समझने में मदद मिलती है कि किस विषय के अलग अलग विचार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, मतलब इस लिटरेचर के विचार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, हिंदी, नोवेल, प्रेमचंद, टाइटल और लिटरेचर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट। आगे चलते हैं भाई जी, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, करने को तो मैं निपटा भी सकता हूँ, परंतु आगे फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं और ये डिटेल में ही पढ़ाई जाएंगी। जहाँ पर जल्दी चलना वहाँ जल्दी चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है उद्धरण विश्लेषण और विषय संरचना, साइटेशन एनालिसिस और सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। इस विधि को प्रसिद्ध विद्वान, भाई ये साइटेशन इंडेक्स और ये साइटेशन एनालिसिस किसने मतलब डेवलप किया था, ये किया था यूजेन गारफील्ड ने विकसित किया,
वे साइटेशन इंडेक्स और साइटेशन स्टडी के लिए जाने जाते हैं। जब कोई लेखक अपनी पुस्तक शोध, समझना यहाँ पर, कोई लेखक मतलब ऑथर अपनी पुस्तक, शोध पत्र, जर्नल लेख या सम्मेलन पत्र में किसी अन्य लेखक के काम का संदर्भ देता है तो इसे साइटेशन, उद्धरण कहा जाता है। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए मैंने एक बुक लिखी या मैंने एक आर्टिकल लिख दिया और उस आर्टिकल में कुछ कॉन्सेप्ट मैंने जो है एक दूसरी बुक की ले ली, इस ऑथर की, और उसको यहाँ पर लिख दिया और कोमा लगा के यहाँ पर लिख दिया बाय सो एंड सो और पेज नंबर इतना 33। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, नीचे लिखा हुआ होता है। तो दिस इज कॉल्ड साइटेशन। ठीक है। इस प्रक्रिया में दो प्रकार के लेख होते हैं। एक होता है साइटिंग आर्टिकल, जो लेख किसी अन्य लेख को संदर्भ देता है। जैसे ये लेख है, ये इसको संदर्भ दे रहा है, मैंने लिया है इससे, ये दे रहा है, इसको बोलते हैं हम साइटिंग आर्टिकल। और एक होता है साइटेड आर्टिकल, जिससे संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे ये। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको जो है अलग अलग कर सकते हैं। ये जरूरी होता है क्योंकि हमें जो है ना ये सब्जेक्ट और ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इसमें हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद है ग्राफिक प्रस्तुतिकरण। हम किसी विषय का जो है ग्राफिक प्रस्तुतिकरण कर दें। अधिकतर वर्गीकरण प्रणाली, अब देखिए ये जो सीसी और डीडीसी हैं, ये जो मैंने बताया सीसी और डीडीसी हैं, जो ये विषय की जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया ग्राफिकल, अभी लिटरेचर वाला बताया था मैंने आपको, हर विषय का एक फार्मूला दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, तो एक प्रकार से ग्राफ सा दे दिया उसका। ठीक है। तो क्या कहता है, अधिकतर वर्गीकरण प्रणालियां यही है भाई, ये क्लासिफिकेशन और ये डीडीसी मैं जो बता रहा हूँ ना, दीज आर द क्लासिफिकेशन प्रणाली, मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम्स या कहें स्कीम्स। ठीक है। तो अधिकतर वर्गीकरण प्रणाली विषयों के संबंध को सीधे लाइनर में दिखाती हैं। इसमें विषय के क्रम में एक के बाद एक रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक विषय आ गया, उसके बाद उसके अंदर जितनी भी कॉन्सेप्ट आएंगी वो लाइन दर लाइन दे दी जाएंगी। ठीक है। लेकिन वास्तविकता में विषय के संबंध केवल एक दिशा में नहीं होते, बल्कि वे बहुआयामी मल्टीडिसिप्लिनरी होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए ग्राफिकल डिस्प्ले मेथड उपयोग किया जाता है। अब मान लीजिए किसी चीज को बेहतर तरीके से मुझे आपको समझाना है, एक तो मैं बोल के भाई लिख दूं, 4-5 लाइनें इकट्ठी लिख दूं, और एक मैं आपको उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसके भाव और उसका सब कुछ मैं जो है अलग अलग तरीके से आप लोगों को बता दूं, तो दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल डिस्प्ले। ठीक है। इसमें विषय और विचारों के संबंध को चित्र, आरेख और मानचित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है। जैसे आपका एक ये हो गया, एटलस बोलते हैं जिसको हम, एटलस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अब है भाई ज्ञान का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान का समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को समझिए पहले। समाजशास्त्र एक ऐसी टेक्निक होती है जो, चाहे तो आप जैसे मान लीजिए मैं कहूँ सोशोलॉजी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, या फिर सोशोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। सोशोलॉजी क्या होती है कि जैसे सबसे पहले समझिए आप, समाज क्या होता है। समाज होता है ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब विभिन्न विभिन्न विषयों के लोग एक जगह पर रहते हैं। जैसे आप और हम सारे एक समाज में ही रहते हैं, डिफरेंट टाइप ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, विद देयर डिफरेंट सब्जेक्ट रहते हैं। अब हमें समय पढ़ने पे एक दूसरे की मतलब ज़रूरत भी पड़ती है, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं। तो इस ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम क्या बोलेंगे, समाज। और समाज शास्त्र क्या होगा, वो जानना कि इनके आपस में संबंध क्या है, उनकी कॉन्सेप्ट क्या है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप एक प्रकार से ये समझिए कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी भी समाज के व्यक्तियों के आपसी संबंध वगैरह, इन कल्चर वगैरह, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं। उस टेक्निक या उस तरीके को हम बोलते हैं सोशोलॉजी। ऐसे ही ज्ञान की सोशोलॉजी, ज्ञान की सोशोलॉजी क्या होती है, ज्ञान को समझना मीन्स ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान कैसे बना, ज्ञान किस प्रकार से यूज होगा, क्या है, कब है, कैसे है, इन सारी चीज़ों को हम सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज कहेंगे। अब तक हमने ज्ञान की परिभाषा, प्रकार, व्यक्तिगत, सार्वजनिक और टैसिट देखा था ना, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
और पोपर के 3 संसार, जैसे मान लीजिए भाई आपके वर्ल्ड 1, वर्ल्ड 2, वर्ल्ड 3 समझा, तथा ज्ञान के निर्माण और विषयों के विकास के बारे में पढ़ा। इन सभी से हमें ज्ञान को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलती है। इस भाग में ज्ञान के अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है। मतलब ज्ञान के अध्ययन का एक और इम्पोर्टेंट पहलू जिससे हम ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान को देखेंगे कि आपसी संबंध क्या है, उनकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र। तो इस भाग में ज्ञान के अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है जिसे ज्ञान का समाजशास्त्र बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि भाई हमने देख लिया उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे चीज़ें हुई हैं, कैसे नहीं हुई हैं, ठीक है, वो तो हमने समझ लिया वहाँ पर सारी चीज़ें। परंतु अब ज्ञान को दूसरे नज़रिए से हम किस प्रकार से देखेंगे उसे हम बोलेंगे सोशियोलॉजी। जैसे ज्ञान का समाजशास्त्र थे, ज्ञान मनुष्यों द्वारा बनाया गया और समय के साथ बढ़ता रहता है, इसलिए इसे सामाजिक उत्पाद मानते हैं। नेचुरल सी बात है, नॉलेज क्या है, एक सामाजिक उत्पाद है। भाई हमने कोई ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान अगर समाज के काम ही नहीं आएगा तो ज्ञान का करेंगे क्या, ज्ञान है क्या, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि भाई ज्ञान जो है वो क्या है, एक सोशल जो है प्रोडक्ट है। उसके बाद समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है, मैंने बताया ना टेक्निक या विज्ञान, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव समाज की उत्पत्ति, विकास, संगठन और कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है। जैसे मैंने बताया ना सोशियोलॉजी ग्रुप ऑफ पीपल जो रह रहे हैं, वो जो मानव जो रह रहे हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो विकास कैसे करते हैं, कैसे संगठित रहते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली, उनका सब कुछ जानना वो सोशियोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार से ज्ञान का समाजशास्त्र यह समझाने की कोशिश करता है कि ज्ञान और समाज के बीच में क्या संबंध है। ज्ञान की उत्पत्ति वगैरह ये हुई है तो पहले पढ़ चुके, अब ज्ञान और समाज कैसे जुड़ते हैं, उन दोनों के बीच में क्या कंसेप्ट है, किस लिए ज्ञान बनता है और किस समाज के काम आएगा और कैसे कैसे काम आएगा, उसको बोलेंगे हम ज्ञान का समाज शास्त्र। अब जैसे विचार और सामाजिक, यहां पर ये लाइन पढ़ लो, 2-3 और समझ में आ जाएगा। विचार और सामाजिक परिस्थिति कैसे जुड़ी हुई होती हैं, मतलब विचार मतलब ज्ञान, आपका जो आपके जो भाव हैं, वो ज्ञान से जो उत्पन्न भाव हैं वो समाज की परिस्थिति कैसे जुड़े हुए हैं, समाज, संस्कृति और ज्ञान एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब को जान लेना, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। या फिर मैं कहूँ सोशियोलॉजी ऑफ एनीथिंग। सोशियोलॉजी ऑफ एनीथिंग क्या होगी, सिंपली एक सब्जेक्ट है, जैसे वैसे तो होना ही चाहिए सोशियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी ऑफ समाजशास्त्र ऑफ समाज का समाजशास्त्र, परंतु ये अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी व्यक्ति कैसे उत्पन्न हुए, कैसे विकास किया, कैसे संगठित किया, तो वो जानने का जो तरीका है वो समाजशास्त्र कहलाता है। ऐसे ही, क्योंकि देखिए अगर आप ये समझ गए तो फिर आगे लिटरेचर का भी समाजशास्त्र समझ जाएंगे आप। समाज, संस्कृति और ज्ञान एक दूसरे से कैसे प्रभावित करते हैं, इनको जानना क्या कहलाता है, समाज शास्त्र। अब आगे है, 1-2 डेफिनेशन पढ़ देते हैं। ज्ञान का समाज, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र क्या है। ज्ञान का समाजशास्त्र समाज और विचार के बीच संबंध का अध्ययन करता है। संक्षेप में यह निम्न संबंधों का अध्ययन करता है, ज्ञान और अस्तित्व, ज्ञान और अस्तित्व इनका, विचार और समाज, थॉट एंड सोसाइटी उसका अध्ययन, समूह और संस्कृति, विज्ञान और मानविकी, इनका अध्ययन करने का जो तरीका है वो क्या कहलाएगा, वो सोशियोलॉजी कहलाएगा। किसकी, ज्ञान की। अब ऐसे ही आप विज्ञान का समाजशास्त्र बना लो, विज्ञान का समाजशास्त्र का है सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। ऐसे ही सोशियोलॉजी ऑफ साइंस क्या है, विज्ञान के विचारों और उनके विकास, संरचना और वैज्ञानिकों के कार्यों का अध्ययन करना। भाई नेचुरल सी बात है, अगर नॉलेज आपकी, मान लीजिए ज्ञान का अगर मैं समाजशास्त्र बताऊंगा तो ज्ञान कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में होगा। ऐसे ही साइंस का समाजशास्त्र बनाऊंगा तो साइंस कैसे बनी, कैसे विकसित हुई, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, क्या है, कैसे नहीं है, वही है सेम। वैज्ञानिक विचार कैसे बनते हैं, वैज्ञानिक शोध कैसे विकसित होते हैं, वैज्ञानिक समुदाय कैसे काम करता है, इन सब को जान लेना क्या कहलाएगा, सोशल साइंस ऑफ साइंस। अब विज्ञान के विकास के मुख्य घटक क्या हैं, विज्ञान कैसे बनता है, भाई साइंस कैसे बनती है, विज्ञान विचार, साइंटिफिक आइडियाज, वैज्ञानिक सिद्धांत और अवधारणाएं। मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरे अंदर विचार आया और मैंने जो है कुछ नया बना दिया।
ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड में उपयोग करके शोध करता हूँ और उसमें साइंटिफिक मेथड यूज करता हूँ, तो एक नई चीज, एक नया विज्ञान बन गया। प्रेरणा और पुरस्कार, गवर्नमेंट जो है साइंटिस्टों को पुरस्कार दे, उनको मोटिवेट करे, तो नेचुरल सी बात है नई साइंस बनेगी, विज्ञान बनेगा। तो उसके बाद विज्ञान के समाजशास्त्र की विशेषताएं, ये पढ़ लेना, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। साहित्य का समाजशास्त्र, वही साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना, उसके आपसी कॉन्सेप्ट वगैरह, ये सब, यह साहित्य और समाज के संबंध का अध्ययन करता है। साहित्य मानव की कल्पना संरचना का परिणाम होता है और यह समाज के जीवन, संस्कृति और विचारों को दर्शाता है। साहित्य कई रूपों में होता है, कविता के रूप में, नाटक के रूप में, उपन्यास के रूप में। साहित्य लेखक और पाठक के बीच एक संबंध स्थापित करता है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। राइटर कौन है, उसने क्या लिखा है, ठीक है, किसके लिए लिखा है और उसे किसने प्रकाशित किया है, इन सारों के बारे में जान लेना, क्योंकि दीज आर द रिलेटेड टू द लिटरेचर। लिटरेचर में काम करने वाले व्यक्तियों के आचार विचार व्यवहार, किसके लिए लिखा, क्या लिखा, उनका पूरा का पूरा लेखा जोखा समझ लेना और समझने की जो टेक्निक है वो कहलाती है सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर। अब है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साहित्य और जनसंचार। जैसे ज्ञान और जन संचार था, वैसे ही साहित्य बन गया। साहित्य बनने के बाद अगर वो प्रसारित नहीं हुआ तो उसका भी कोई वो नहीं है। तो यह पुस्तकों का बड़ा पैमाने पर प्रकाशित साहित्य के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब पुस्तकों का बड़े पैमाने पर प्रकाशन साहित्य के प्रसार में, मतलब साहित्य के प्रसार में महत्वपूर्ण था रहा। पेपरबैक ने पुस्तकों को अधिक सुलभ और, मतलब कहने का मतलब है कि साहित्य को कैसे प्रसारित किया जा सकता है, पुस्तकों के द्वारा, पेपरबैक बुक के द्वारा, पब्लिशर्स के द्वारा। उसी प्रकार से किसका समाजशास्त्र, रीडिंग का, सोशियोलॉजी ऑफ रीडिंग, साहित्य का समाजशास्त्र तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक पठन, रीडिंग का अध्ययन न किया जाए। आपने लिटरेचर तो लिख दिया, परंतु उसको पढ़ने वाले कौन है? आप वो कहते नहीं है भाई, एक एग्जाम्पल होता है कि भाई, मतलब जहाँ गंजे को कंगा बेच दिया, मतलब गंजे व्यक्तियों के समाज में आप कंगा बेचने चले जाओ, क्या फायदा है? अब बाल ही नहीं है तो बिकेंगे कहाँ पे? ऐसे ही ये कहा गया है कि भाई पाठकों का भी अध्ययन जरूरी है। आप लिटरेचर लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो? आप फॉरेन लिटरेचर लिख रहे हो मान लो, और यहाँ के लोगों को वो समझ नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो रीडिंग है उसकी टेक्निक, वो कैसे हैं, कैसे मतलब उनके आचार विचार हैं, किस चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। तभी कोई ना कोई लिटरेचर साइंस तभी सफल हो सकती है। तो साहित्य का समाजशास्त्र तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक पठन, रीडिंग का अध्ययन न किया जाए। यह अध्ययन करता है कि लोग क्या पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है, पढ़ने की आदतें समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। ये अगर चीज़ें आपको पता होंगी तो आप जो है रिसर्च करेंगे। एक सर्वे कर लीजिए कि भाई कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे और कैसे कैसे आपका सामान बिकेगा, कैसे कैसे चीज़ें बिकेंगी, तो आप जो है उसमें बेटर रिसर्च कर पाएंगे। पाठकों का समूह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे शिक्षा स्तर, भाई किस स्तर के जो है पाठक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, संस्कृति पृष्ठ। आर्थिक स्थिति इसलिए कि भाई आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो, मान लीजिए आपने एक बुक लिखी और बुक है 1500 रुपये की और वहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे हैं वो 500 रुपये के, क्या बिल भी नहीं है, तो क्या बिक पाएगा वो? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ज्ञान का उपयोग। नॉलेज जो है उसको कैसे आप जो है यूटिलाइज करेंगे। जैसे जैसे कोई समाज कृषि आधारित प्री इंडस्ट्री, अब देखिए यहाँ आएगा आपका नॉलेज सोसाइटी। ज्ञान जैसे जैसे समाज जैसे जैसे कोई समाज कृषि आधारित प्री इंडस्ट्री, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने बताया ना एग्रीग्रेरियन जो सोसाइटी थी, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल आई, इंडस्ट्रियल के बाद इंफॉर्मेशन सोसाइटी, फिर नॉलेज सोसाइटी। तो ये क्या कह रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल अवस्था से औद्योगिक इंडस्ट्रियल अवस्था तक और फिर उत्तर में औद्योगिक पोस्ट इंडस्ट्रियल अवस्था तक की ओर बढ़ता है। वैसे वैसे विज्ञान और तकनीक और ज्ञान का अधिक उपयोग करने लगता है। नेचुरल सी बात है कि भाई हम जो हैं पहले कृषि पर हमारी इकोनॉमी थी, फिर हमने इंडस्ट्री से पोस्ट इंडस्ट्री आए और फिर आई इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो उस टाइम पर हमने नई नई टेक्निकों का, नई नई चीज़ों का अपने क्षेत्र में उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी कारण आधुनिक समाज को सूचना और ज्ञान समाज कहा जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है? जहां पर हमारी इकोनॉमी टोटली डिपेंड करती है किस पर? इंफॉर्मेशन पर। और नॉलेज सोसाइटी क्या होती है? नॉलेज सोसाइटी कहें या मॉडर्न सोसाइटी कहें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशंस
और वो इंस्टीट्यूशंस कैसे, बेहतर इंस्टीट्यूशंस, जैसे जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर बेहतर तरीके के इंस्टीट्यूशन, अच्छे स्किलफुल व्यक्ति प्रोड्यूस करते हैं और अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं, तो वो एक प्रकार से जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिलती है। और वो सुविधा किसके द्वारा मिलेगी? जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो कोई ना कोई इन्वेंशन, कोई ना कोई रिसर्च करेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, और वो किसके लिए बनाएंगे? समाज के लिए बनाएंगे, और समाज उनका बेनिफिट उठाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉलेज सोसाइटी। जो नॉलेज सोसाइटी, वहाँ पर सभी पढ़े लिखे। एक कंपैरिजन कर लीजिए, इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया में भी अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा जो है हमारी नॉलेज सोसाइटी है, बट आप अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो आपको एक डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ज्ञान समाज की विशेषताएं यहाँ पर देख लो कि भाई ज्ञान समाज में क्या होगा? विकास के हर क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग होता हो। ठीक है, नई खोज और नवाचार, इनोवेशंस होते हों, नीतियां और योजनाएं ज्ञान और सूचना पर आधारित होती हों। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक प्रगति ज्ञान के उपयोग से होती हो, ऐसा समाज जो है वो क्या कहलाएगा? नॉलेज सोसाइटीज की व्यवस्था है। अब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का, आईसीटी का क्या प्रभाव पड़ा? नेचुरल सी बात है, ज्ञान समाज जो है पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपके यहाँ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगी। ज्ञान के उपयोग की चर्चा आईसीटी, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस तो बन गए, इंटरनेट ही नहीं है, तो कैसे पहुँच पाएंगे हम, कैसे अपनी सूचनाओं को दे पाएंगे? तो यहाँ पर आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसमें? नॉलेज सोसाइटी में। अब नॉलेज सोसाइटी आईसीटी के बिना अधूरी है। आज के समय में ज्ञान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी कहीं से भी कहीं प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू आप लोग देख रहे हैं। आईसीटी के कुछ महत्वपूर्ण साधन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, और अब तो आपका ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो मेरी ऐप पर ये क्लासेस देख रहे हैं, इसको भी ऐड कर लीजिए। डिवाइडेशन, डिजिटल डिवाइड होता है भाई, एक अमीर कंट्री और एक आपकी जो है गरीब कंट्री। वो किस तरीके से? एक कंट्री ऐसी है जो डिजिटल चीज़ों को, मीन्स इंटरनेट, ईमेल वगैरह को यूज़ करती है, और एक जो कंट्री है वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करती। तो ये एक प्रकार का डिजिटल डिवाइड है। पुअर कंट्री जहाँ पर आपकी डिजिटलाइजेशन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और एक जहाँ पर आपकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि कुछ बीच की हैं, हमारे जैसी, हम कह नहीं सकते कि हम यहाँ पर पूरा डिजिटलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, परंतु हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। सूचना से समृद्ध, इंफॉर्मेशन रिच देशों और सूचना से गरीब देशों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड। अब फिर भी एशिया और अफ्रीका के देशों में इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रकार आईसीटी केवल जानकारी तक पहुंच का माध्यम ही नहीं, बल्कि ज्ञान उत्पाद और ज्ञान उपयोग का महत्वपूर्ण साधन भी है। नेचुरल सी बात है भाई, इंटरनेट ना हो तो मैं क्या क्लासेस ले पाऊंगा, आप तक पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। और इंटर ना हो तो बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं जो नहीं पॉसिबल हो सकती, और पॉसिबल हो भी गई तो उनको संचारित, मतलब डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, आप लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता। भारत की स्थिति मैंने बता दिया, हम विकासशील देश हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, और हमारे जो है पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से बताया था कि 1958 में भारत सरकार ने साइंटिफिक पॉलिसी फॉर द रेजुलेशन जारी की, जिसका उद्देश्य देश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देना था, ताकि यहाँ पर रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, और हम ज्ञान सोसाइटी की तरफ आगे बढ़े। भारत में ज्ञान विकास के लिए उठाए गए कदम, भाई भारत ने क्या क्या किया है एक समाज को ज्ञान समाज बनाने के लिए, ठीक है? तो वो है विज्ञान और तकनीक के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनाए, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, विभिन्न विषयों के एडवांस स्टडी सेंटर, टेक्नोलॉजी, क्योंकि ज्ञान कहाँ बनता है? इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में ही तो बनता है। ये इंस्टीट्यूशन ज्ञान बनाएंगे तभी तो हम शिक्षित हो पाएंगे, तभी हम जो नया ज्ञान आएगा उसको ग्रहण कर पाएंगे और अपने जीवन को आसान बना पाएंगे। उद्योग और शोध के बीच संबंध बनाने की कंसल्टेंसी एजेंसीज का निर्माण, मल्टीमीडिया और सूचना केंद्रों का निर्माण, इन सभी प्रयासों का उद्देश्य था नया ज्ञान उत्पन्न करना, ज्ञान का उपयोग बढ़ाना, ये सारी चीज़ें। और अब एट द लास्ट, ज्ञान का उपयोग आधुनिक समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विज्ञान, तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ज्ञान का उत्पादन, संग्रह, प्रसार और उपयोग संभव हुआ। भारत में धीरे धीरे ज्ञान आधारित समाज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और विज्ञान, तकनीक और सूचना के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे हैं। तो ये थी आपकी स्टूडेंट यूनिट नंबर 4, जहां पर हमने बड़ी डिटेल में समझा कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, तथ्यों, संगठित तथ्यों तथा सिद्धांतों की जानकारी, पहचान, अनुभवों के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, वो ज्ञान कहलाता है। हमने मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट समझा, हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए मोड ऑफ फॉर्मेशन के नए सब्जेक्ट विषय बनाने के तरीकों को समझा, हमने नील मेघनन के द्वारा उन्हें एक्सटेंड जैसे किया गया था उनको हमने समझा, और आपने समझा सोशोलॉजी ऑफ साइंस, सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, सोशोलॉजी ऑफ लिटरेचर, ये सारी चीज़ें आपने समझी। आई थिंक आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चारों यूनिट स्टूडेंट। नेक्स्ट मिलेंगे हम हमारी अगली यूनिट में। थैंक्स अ लॉट।